मैंने अपने बेटे को जो उपहार दिया, उसे मेरी बहू ने लेकर कहा, सस्ता सामान, और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। वहीं दिवाली के इस पारिवारिक मिलन में उसकी माँ हँस रही थी और मुझ पर तिरस्कार से देख रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चुप्पी में अपने निवेश को वापस लिया, बीएमडब्ल्यू को बुलाया और कहा, अब से तुम अपने ही रास्ते पर हो। उस पल में वह चौंक गई। रात के 9:15 बज रहे थे, 24 अक्टूबर। मेरे घर में फलों की चटनी और ताज़े पकवानों की महक फैली हुई थी। उस मेज़ के चारों ओर 22 लोग बैठे थे, जिसे मैंने 3 दिनों तक सजाया था। सुनहरी बत्तियां, पौधों की सजावट, मेरी माँ से मिली कढ़ाई वाले मेजपोश, और इस सब मेहनत और बेवकूफ़ी की उम्मीद के बीच मेरी बहू ने मेरे दादा की पुरानी सोने की हार को उठाया, जो 4 पीढ़ियों से हमारे परिवार में था, और उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई बेकार कागज़ हो। यह वलेरिया ने नीले मखमली डिब्बे को 2 उँगलियों से पकड़े हुए कहा, जैसे वह उसे जलाने वाला हो। सच में, एलिसा, एक पुराना और खरोंच वाला हार। उसकी आवाज़ ने हवा को काट दिया। बातचीत रुक गई। किसी ने चम्मच गिरा दिया। यह सस्ता सामान था। ये 3 शब्द उसके मुंह से इतनी सहजता से निकले कि मुझे समझने में कुछ पल लगे। फिर उसने हार को उठाया, सबको दिखाया और उसे छोड़ दिया। आवाज़ तेज थी। अंत। मैंने अपने बेटे की ओर देखा। मेटेओ उसके बगल में बैठा था, अपने खाने में नजरें गड़ाए। उसने आंखें नहीं उठाई, न एक शब्द ही कहा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। और फिर मैंने हंसी सुनी। ग्रेसियला, वलेरिया की माँ ने अपने मुंह को एक हाथ से ढक लिया, लेकिन हंसी को रोक नहीं पाई। उसने मुझे मेज के दूसरी तरफ से देखा। उसकी आंखों में मजाक था। अरे एलिसा, उसने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी सख्त क्यों रहती हो? क्या तुम अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा नहीं खरीद सकती थी? कुछ जो सच में मायने रखता हो? मुझे ऐसा लगा जैसे खून मेरे सिर में चढ़ रहा है, जैसे हवा घनी हो गई है, जैसे उस मेज पर हर एक जोड़ी आंखें मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। मेरी बहन ओफेलिया तुरंत उठ गई। बस करो, तुम्हें इस मामले में क्या पता? ये तो पारिवारिक मामला है। ओफेलिया, वलेरिया ने ठंडे स्वर में कहा, जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, वहां मत आओ। उसके बाद का सन्नाटा किसी भी चीख से बदतर था। मैंने धीरे धीरे झुककर फर्श से हार उठाया। कांच टूटा हुआ था। डायल सही था, लेकिन धूल से भरा हुआ। मैंने उसे अपने घुटने की नैपकिन से साफ किया और अपनी साड़ी की जेब में रख लिया। फिर मैं उठी, न कांपी न रोई। मेरे अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन एक अलग तरीके से, एक निर्णायक तरीके से। मैंने अपनी बैग से फोन निकाला, जो कुर्सी के पिछले हिस्से पर लटका था। सभी मुझे देख रहे थे। वलेरिया आत्मसंतुष्ट हंसी हंस रही थी। मेटेओ ने अब तक नजरें नहीं उठाई। मैंने पहला नंबर डायल किया। शुभ रात्रि, इंजीनियर सालाजार, मैंने शांत स्वर में कहा। मुझे दिवाली पर फोन करने के लिए खेद है। मुझे एक गाड़ी की रिकवरी की जरूरत है। BMW सीरीज 5, नंबर प्लेट GDL789K। आज रात? हाँ, अभी। वलेरिया की मुस्कान धीरे धीरे मिटने लगी। मैंने दूसरा नंबर डायल किया। रोजेलियो, मैं एलिसा मोंटेरो हूँ। हाँ, आपको भी शुभ दिवाली। मुझे मेटेओ मोंटेरो को सभी कॉर्पोरेट खातों से तुरंत निकालने की आवश्यकता है। नहीं, ये कोई गलती नहीं है। अभी करो। वलेरिया खड़ी हो गई। रुको, तुम क्या कर रही हो? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने तीसरा नंबर डायल किया। बैंकिंग सेवा। शुभ रात्रि, मुझे अपने नाम पर 2 कार्ड्स को फ्रीज करने की आवश्यकता है। समाप्ति 426 और 18 है। हाँ, मुझे यकीन है माँ, मेटेओ ने आखिरकार बात की। तुम जरूरत से ज्यादा कर रही हो। वलेरिया, बस। मैंने उसे देखा, सच में देखा, और मुझे उस आदमी की पहचान नहीं हुई जो मेरे सामने था। तुम्हारे पास 38 सेकंड थे, मैंने कहा। 38 सेकंड जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे परदादा की याद को कुचल रही थी। मेरे दादा की, उस आदमी की, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया। और तुमने कुछ नहीं कहा। मेरी आवाज ऊंची नहीं हुई। इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने वलेरिया और मिटेओ को दोनों को देखा। इस पल से तुम दोनों अपने ही रास्ते पर हो। वलेरिया ने एक घबराई हुई हंसी हंस दी। इसका क्या मतलब है?
क्या तुम हमें निकाल रही हो? क्या यह तुम्हारा घर है? नहीं, हम भी यहाँ रहते हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम मुझसे एक पैसा और नहीं पाओगे। मैं रोद्रिगो की ओर बढ़ी। मेरा वकील, जो मेरी बहन के पास बैठा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोड्रिगो, क्या तुम कल सुबह फुर्सत में हो? उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। मुझे अपना वसीयतनामा अपडेट करना है। वलेरिया का चेहरा रंगहीन हो गया और उस क्षण के पूर्ण मौन में मैंने जान लिया कि मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन यह समझने के लिए कि मैं इस स्थिति में कैसे आई, यह जानने के लिए कि वह हार मेरे लिए क्यों एक सीमा रेखा थी, मुझे आपको पूरी कहानी शुरुआत से सुनानी होगी। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आगे है वह आपको बिना शब्दों के छोड़ देगा। और यदि आप इस तरह की और वास्तविक कहानियां में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम एलिसा मोंटेरो है और मैं 67 साल की हूं। मैं अमीर नहीं पैदा हुई। मैंने कुछ भी आसानी से विरासत में नहीं पाया। मेरे पास बैंक में जो भी पैसा है वह मेरे फटे हाथों और नींद रहित रातों का परिणाम है। मैं पुणे में पली बढ़ी, एक छोटे से घर में, जो एक हार्डवेयर दुकान के पीछे था, जो हमेशा ताजा रंग और मशीनों के तेल की गंध से भरा रहता था। मेरे दादा एर्नेस्टो के मालिक थे, एक ऐसे आदमी जो, लेकिन मैं जानती थी कि बहुत से लोग उन पर क्लिक करते हैं। एक दिन मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें वह एक गाड़ी के साथ खड़ी थी, एक शानदार BMW। ये किसकी गाड़ी है? मैंने मेटेओ से पूछा। माँ, वह एक दोस्त की है, उसने कहा। लेकिन मुझे यकीन था कि वह सच नहीं कह रहा था। यह सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। मैं जानती थी कि मेरी दुनिया मेटेओ और मेरे व्यवसाय के चारों ओर घूमती है। 4 साल पहले जब मेटेओ ने वलेरिया को पहली बार घर लाया, तब से मैंने उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। हर हफ्ते हम एक साथ डिनर करते, लेकिन मुझे हमेशा उसकी असलियत को लेकर एक अजीब सी घबराहट होती थी। एक दिन दिवाली का त्योहार आया। हमने एक बड़ा पारिवारिक भोज आयोजित किया। मिठाइयाँ, बिरयानी, पनीर की सब्जियां और आम पन्ना, सब कुछ था। वलेरिया ने मेरी किचन में आकर कहा, आपकी खाना बहुत स्वादिष्ट है एलिसा, मुझे यह बहुत पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद वलेरिया, ये सब मेटेओ के लिए है। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि उसके लिए यह सब कुछ और भी महत्वपूर्ण था। डिनर के दौरान मैंने देखा कि वलेरिया मेटेओ के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही थी और मैं समझ गई कि वह उसकी नजरों में क्या चाहती है। जब सब लोग खाने में व्यस्त थे, मैंने मेटेओ से कहा, बेटा, क्या तुमने वलेरिया के बारे में कुछ सोचा है? उसकी जिंदगी की स्थिरता तुम्हारी जिंदगी में क्या जोड़ सकती है? उसने सिर झुका लिया और मैंने महसूस किया कि उसे मेरी चिंता समझ में आ रही थी। कुछ हफ्तों बाद मिटेओ ने मुझसे कहा कि वलेरिया ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। मैं चौंक गई। क्या तुमने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है? मैंने पूछा। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई है। मैं समझ रही थी कि वह प्यार में है, लेकिन मुझे उसके पीछे की सच्चाई का डर था। मैंने वलेरिया को आमंत्रित किया। मैं उसे अपने परिवार के साथ एक और दिवाली मनाने के लिए बुलाना चाहती थी। जब वह आई तो मैंने उसे अपने दादी से मिली एक पुरानी सोने की हार दिखाई, जो परिवार की पहचान का प्रतीक था। यह तुम्हारे लिए है, मैंने कहा। हमारे परिवार की परंपराएं और हमारी इज्जत इससे जुड़ी है। उसने हार को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई सच्चा भाव नहीं था। एक दिन मेटेओ ने मुझसे कहा, माँ, मैं वलेरिया के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बेटा, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं उसे प्यार करता हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, प्यार तो अहम है, लेकिन हर रिश्ता जटिल होता है। तुम्हें उसकी असलियत समझनी चाहिए। वास्तव में मैं चाहती थी कि मेटेओ उस प्यार की सच्चाई को समझे। एक दिन मैंने वलेरिया से सीधा पूछा, क्या तुम मेटेओ से प्यार करती हो? उसने कहा, बिल्कुल, मैं उसे समझती हूँ और उसकी सफलता का सम्मान करती हूँ। लेकिन उसकी आंखों में एक चतुराई की चमक थी, जिसने मुझे और परेशान कर दिया।
धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि वलेरिया का असली मकसद क्या था। वो मेटेओ के व्यवसाय में हिस्सेदारी चाहती थी। हर बार जब वह मेरे साथ होती, वह बातें करती, लेकिन हमेशा अपने फायदों के बारे में। टूटे हुए दिल के साथ मैंने मेटेओ से कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में एक स्थायी साथी की जरूरत है, जो तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ी रहे। लेकिन उसके लिए वलेरिया का प्यार एक जादू था। धीरे-धीरे मेटेओ ने वलेरिया से शादी कर ली। मैंने अपनी भावनाओं को छिपा लिया, लेकिन मेरे दिल में डर था कि क्या मैं अपने बेटे को उस रिश्ते में खुश देख पाऊंगी। ये कहानी सिर्फ मेरे बेटे की नहीं थी, ये मेरे परिवार की भी थी। मैंने उसे प्यार से पाला था और अब मुझे उम्मीद थी कि वह अपने फैसले में सही साबित होगा। लेकिन क्या वाकई वलेरिया उसके लिए सही थी? क्या हमारी परंपराएं और इज्जत फिर से बहाल हो पाएंगी? लेकिन असली बातचीतें बहुत कम होती थीं। और सबसे बड़ी बात, उन सभी ब्रांडों ने जो उसे प्रायोजित करने का दावा कर रहे थे, अपनी सोशल मीडिया पर उसका जिक्र नहीं किया। मैंने अपनी भतीजी दीप्ति से पूछा, जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है। आंटी, उसने प्रोफाइल देखने के बाद कहा, ये खरीदे गए फॉलोअर्स की गंध दे रहा है। ग्रोथ पैटर्न देखो, और ये होटल की तस्वीरें। मुझे यकीन है कि ये एक दिन की विजिट या फ्री ट्रायल की हैं। ये वह पैसे नहीं बनाता जो वह सोचती है। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने वलेरिया को खाने पर बुलाया, सिर्फ हम दोनों। अपने परिवार के बारे में बताओ, मैंने कहा, जब हम एक छोटे से ढाबे में तंदूरी नान और पनीर की सब्जी का आनंद ले रहे थे। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए तनाव आया, लेकिन फिर उसने मुस्कान लौटाई। मेरी माँ पुणे में रहती है, वह विधवा है, आपकी तरह। मेरे पिता का निधन 6 साल पहले हुआ। और वह क्या करती हैं? मैंने पूछा। वह रिटायर्ड है, उनकी पेंशन है। भाई बहन? नहीं, मैं अकेली हूँ। और तुमने क्या पढ़ाई की? एक छोटी सी चुप्पी। यूडीएम में कम्युनिकेशन। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन उसके जवाब देने के तरीके में कुछ था, जैसे वह कोई सीखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। मैंने वलेरिया से कहा, मैं जानती हूँ कि मेटेओ तुम्हारे लिए बहुत उत्साहित है, और मैं चाहती हूँ कि वह खुश रहे। उसने उन आंखों से सहमति जताई जो मुस्कुराती नहीं थी। हालांकि उसका मुंह हंस रहा था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात जान लो। मैं थोड़ा झुक गई। मेरा बेटा मेरी जिंदगी का सब कुछ है, और मैंने उसे एक उज्जवल भविष्य देने के लिए पूरी मेहनत की है। इसलिए मुझे यकीन करना होगा कि जो भी उसके साथ है, वह उसे उसकी असली पहचान के लिए चाहती है, न कि उसकी संपत्ति के लिए। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, बस एक पल के लिए। उसकी आंखों में कुछ ठंडा और योजनाबद्ध नजर आया। फिर उसने एक हल्की, लगभग उदास हंसी हंसी। आंटी एलिसा, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, सच में। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं मेटेओ से प्यार करती हूँ। मुझे उसकी दौलत से कोई मतलब नहीं है। झूठी। मुझे उस पल पता था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक आंतरिक भावना। उस रात मैंने मेटेओ से बात की। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा धीमा चलना चाहिए। तुम तो उसे ठीक से जानते भी नहीं। उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया। माँ, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? उसकी आवाज थकी हुई और निराश थी। तुम कभी किसी से खुश नहीं रहती। मेरी कोई भी प्रेमिका तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं रही। यह सच नहीं है? हाँ, ये सच है। लॉरा पर्याप्त शिक्षित नहीं थी। पैट्रिशिया बहुत चुप थी। और अब वलेरिया, क्या? वह बहुत खूबसूरत है, बहुत सफल। ये मामला नहीं है। बस ऐसा कुछ है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ, उसने कटुता के साथ दोहराया। कुछ जिसे तुम समझा नहीं सकती। बस एक भावना। माताएं महसूस करती हैं। नहीं माँ, माताएं जरूरत से ज्यादा सुरक्षा करती हैं। मैं 23 साल का हूं। मैं अब बच्चा नहीं हूं। ये शब्द मेरे लिए ज्यादा दर्दनाक थे जितना मैंने सोचा था। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, तो मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। वह मेरे घर से बाहर निकल गया, दरवाजा बंद करते हुए। हम एक सप्ताह तक बात नहीं की। मेरे जीवन का सबसे लंबा सप्ताह। जब आखिरकार उसने मुझे कॉल किया, मैंने उसकी आवाज में कुछ अलग सुना।
कुछ नया। माँ, मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। मेरा दिल रुक गया। मैंने वलेरिया से शादी के लिए कहा और उसने हाँ कहा। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। कब? कल रात। मैं चाहता था कि तुम इसे जानने वाली पहली इंसान बनो। मुझे चिल्लाना चाहिए था। मुझे उसे रोकने के लिए कहना चाहिए था। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी खुश थी, इतनी उत्साहित। बधाई हो मेरे बेटे, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। अगर वह तुम्हें खुश करती है, तो वह मुझे भी खुश करती है। एक और झूठ। लेकिन इस बार मैंने इसे प्यार से कहा। उस रात अपने खाली रसोई में बैठकर मैंने अपने दादाजी की पवित्र मूर्ति को अपने हाथों में थाम लिया। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मैंने हवा में फुसफुसाया। मैं उसे कैसे बचाऊं बिना उसे खोए? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वलेरिया ने पहली लड़ाई जीत ली थी और मुझे पता भी नहीं था कि हम युद्ध में थे, क्योंकि आने वाला सब कुछ मुझे सिखाएगा कि मेरी सबसे बुरी आशंकाएं अधूरी थीं। शादी की तारीख 6 महीने बाद तय की गई। 6 महीने जो वलेरिया ने खुद को परफेक्ट दुल्हन में बदलने के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपने और मेटेओ की तस्वीरें साझा की, जिसमें मीठे कैप्शन थे। मेरी जिंदगी का प्यार, मेरा भविष्य, सदा के लिए। हर छवि को सटीकता से तैयार किया गया। उसके फॉलोअर्स पागल हो गए। टिप्पणियां बढ़ गईं और उसने हर एक का जवाब उस झूठी मिठास के साथ दिया, जो मुझे पहले से ही नॉजिएट कर चुकी थी। लेकिन जो कैमरों से दूर हो रहा था, वो एक और कहानी थी। आंटी एलिसा, मुझे आपसे बात करनी है। उसने एक शनिवार सुबह बिना बताए मेरे घर में प्रवेश किया। उसने एक मोटी फाइल लाया, उसे मेरे खाने की मेज पर खोला और कागज निकालने लगा। मैं शादी के लिए जगहों के विकल्प देख रही थी। मेटेओ और मैं कुछ भव्य, अंतरंग, विशेष चाहते हैं। उसने पुणे के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस की तस्वीरें दिखाई। बाग, फव्वारे, कांच के झूमर वाले हॉल। ये खूबसूरत है, मैंने स्वीकार किया। पूरा पैकेज 58,000 रुपये है। मेरी सांस रुक गई। 800 में सब कुछ शामिल है। 200 मेहमानों के लिए भव्य भोज, प्रीमियम ओपन बार, सजावट, लाइव संगीत, 5 मंजिला केक। वह जैसे एक मेन्यू पढ़ रही थी। मेटेओ कहता है कि आप खर्च में मदद करना चाहती थी। मैं हाँ, बेशक मदद करना चाहती हूँ। लेकिन ये एक बार का खर्च है आंटी। एलिसा, उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। इसके अलावा आपके पास 3 सफल हार्डवेयर स्टोर हैं। मुझे पता है कि आप इसे सहन कर सकती हैं। वहां था पहला सीधा वार। उसने नहीं पूछा, नहीं सुझाया, बल्कि मान लिया। मुझे मेटेओ से बात करने दो। मैंने संयम बनाए रखने की कोशिश की। हमने पहले ही बात की। वह सहमत है। अब बस आपको पुष्टि करनी है। मुझे अपने ही घर में घेर लिया गया। मैंने अंततः स्वीकार कर लिया, क्योंकि मना करना मतलब अपनी बहू की शादी को बर्बाद करने वाली तंगदिल सास बनना था। 8-50 हज़ार रुपये, लगभग वही सब कुछ जो मैंने उस साल बचाया था। शादी ठीक वैसी ही हुई जैसे वलेरिया ने योजना बनाई थी। इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट, व्यक्तिगत रूप से ठंडी। मैं पहले पंक्ति में बैठी थी, एक ऐसा कपड़ा पहने जो मैंने खास इस अवसर के लिए खरीदा था। अपने बेटे को एक ऐसी महिला से शादी करते हुए देख रही थी, जिसके बारे में मैं जानती थी, दिल के गहराई से जानती थी कि वो उसे प्यार नहीं करती। बॉल के दौरान मेटेओ ने मुझे नजर से खोजा और मुस्कुराया। एक सच्ची खुश मुस्कान। और मैंने भी मुस्कुरा दिया, सभी संदेहों को निगलते हुए, क्योंकि माताएं ऐसा ही करती हैं। वे मुस्कुराती हैं, भले ही उनके अंदर सब टूट रहा हो। हनीमून पुंटा काना गया। 2 हफ्ते। सब कुछ मैंने ही भुगतान किया, हालांकि यह कभी भी वलेरिया की सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं बताया गया। जब वे लौटे, तो मैं उम्मीद कर रही थी कि वे अपना खुद का स्थान, एक अपार्टमेंट, एक घर, अपना स्पेस खोजेंगे। इसके बजाय एक दिन मेटेओ 2 सूटकेस के साथ आया। माँ, क्या हम आपके साथ रह सकते हैं जब तक हम कुछ नहीं ढूंढ लेते? वलेरिया उसके पीछे मुस्कुरा रही थी। बस कुछ महीने, उसने जोड़ा। रियल एस्टेट बहुत महंगा है। हमें कुछ समय चाहिए ताकि हम कुछ अच्छा ढूंढ सकें। मैं क्या कहती? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। महीने 1 साल में बदल गए, फिर 2 साल में, और अस्थायी रहने का यह निर्णय स्थायी निवास में बदल गया।
वलेरिया ने चीजें बदलनी शुरू कर दी। पहले छोटे छोटे बदलाव। यहाँ एक नया फूलदान, वहां अलग कुशन। आपकी सजावट बहुत पारंपरिक है, एलिसा जी। थोड़ी आधुनिकता लाने की जरूरत है। फिर बड़े बदलाव आए। उसने लिविंग रूम को ग्रे रंग में रंगने की इच्छा जताई, जबकि मैंने बेज चुना था। ये ज्यादा एलिगेंट है, ज्यादा समकालीन। एक दिन जब मैं काम से लौटी, मेरी शादी की तस्वीर, जो 25 साल से लिविंग रूम की दीवार पर थी, अब नहीं थी। मेरी तस्वीर कहाँ है? मैंने शांत रहने की कोशिश की। मैंने इसे अपने कमरे में रख दिया। एलिसा जी, ये लिविंग रूम को म्यूजियम की तरह दिखाता है। हमें न्यूट्रल स्पेस चाहिए। म्यूजियम ने मेरी कहानी को म्यूजियम कहा। मैटेओ वहां सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। वो तस्वीर अपनी जगह पर वापस जाएगी, मैंने दृढ़ता से कहा। वलेरिया ने नाटक करते हुए सांसें भरी। जैसा आप कहें, लेकिन नुकसान हो चुका था। संदेश स्पष्ट था। यह अब मेरा घर नहीं रहा, ये उसका था। और फिर ग्रेसियला आई। वलेरिया की माँ एक गुरुवार की शाम 3 बड़े सूटकेस के साथ आई। माँ को मोंटेरे में अपने मकान मालिक से समस्या हुई। वलेरिया ने समझाया। उन्हें निकाल दिया गया। उन्हें कुछ समय हमारे साथ रहना है। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। ग्रेसियला 28 साल की, गोल मटोल, तेज आवाज वाली और लगातार अपनी राय देने वाली महिला थी। वो मेहमान के कमरे में इस तरह से बसी जैसे वो होटल में हो। उसने कभी कुछ मदद करने की पेशकश नहीं की। न खाना बनाना, न साफ सफाई करना। वो बस टेलीविजन देखती और मेरी हर चीज की आलोचना करती। अरे एल्सा, क्या तुम अभी भी वो ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही हो? वो तो इतनी पुरानी है। एलिसा, तुम्हें वो पर्दे बदलने चाहिए। वो 80 के दशक के लगते हैं। क्यों नहीं किसी को बागवानी में मदद करने के लिए रखती? वो तो बेतरतीब दिखता है। और वलेरिया हर बात पर उसकी सहमति देती। वे दोनों एक साथ हंसती थीं जब मैं वहां से गुजरती। मुझे ऐसे देखती जैसे मैं अपने ही घर में एक अजनबी थी। मेटेओ हार्डवेयर की दुकान में काम करता था, लेकिन अब हमारे पास रविवार के नाश्ते का समय नहीं था। हम अब एक साथ बिजनेस के नंबर नहीं देखते थे। मैं थक गया हूं, माँ। वलेरिया और मैं वीकेंड पर आराम करना चाहते हैं। मेरा पैसा, मेरे घर में आराम करना। क्योंकि भले ही मेटेओ की हार्डवेयर की दुकान में 45,000 रुपए की मासिक तनख्वाह थी, वो पैसे हाथों से पानी की तरह बह जाते थे। एक दिन मैंने कॉर्पोरेट खातों की जानकारी देखी। मैटेओ को बिजनेस से संबंधित खर्चों के लिए एक कंपनी कार्ड का एक्सेस था। अंतिम लेनदेन ने मेरी रगों में खून जमा कर दिया। महंगे रेस्तरां, कपड़ों की बुटीक, एक ज्वेलरी शॉप, एक 20,000 रुपये का एक ब्रेसलेट। मैंने उस रात उसका सामना किया। मेटेओ, ये क्या है? ये वलेरिया के लिए गिफ्ट हैं जो मैंने कंपनी के कार्ड से खरीदे। माँ, हम शादीशुदा हैं। मेरा सब कुछ उसका भी है। पर ये तुम्हारा नहीं है। ये कंपनी का है, जो हमने एक साथ बनाया। उस समय वलेरिया लिविंग रूम में आई। क्या हुआ एलिसा जी? क्या आपको नहीं चाहिए कि आपका बेटा अपनी पत्नी को उपहार दे? समस्या ये है। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। आप मेटेओ के साथ ऐसे पेश आ रही हैं जैसे वो अभी भी एक बच्चा है, जैसे उसे हर चीज के लिए आपकी अनुमति चाहिए। उसकी आंखों से तुरंत आंसू निकल आए। एक ऐसा टैलेंट जो उसने पूरी तरह से साधा था। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें, मुझ पर विश्वास करें। लेकिन आप हमेशा मुझे दुश्मन की तरह देखती हैं। मेटेओ ने तुरंत उसे गले लगाया। बस, प्रिय, शांत हो जाओ। फिर उसने मुझे नजरों से डांटा। माँ, तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करना बंद करना चाहिए। उस रात मैंने अपने कमरे में चुपचाप रोया ताकि कोई मुझे ना सुने, क्योंकि मैं अपने बेटे को खो रही थी। और सबसे बुरा ये था कि वो खुद भी नहीं जानता था। ये परिवर्तन इतना धीरे धीरे हुआ कि मैंने लगभग इसे नोटिस नहीं किया। जैसे जब आप एक जीवित मेंढक को उबालते हैं। अगर आप तापमान को अचानक बढ़ाते हैं तो वो कूद जाता है, लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो वो वहीं बैठा रहता है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। ऐसे ही मैं मिटेओ को खो रही थी। रविवार 33 वर्षों से पवित्र थे। जब से वो बच्चा था, हम साथ में नाश्ता करते थे। अंडे, मीठा ब्रेड, कुजू के साथ।
हम सब कुछ, जीवन, व्यापार, उसके सपनों के बारे में बात करते थे। लेकिन शादी के बाद उन रविवारों में रद्द होना शुरू हो गया। माँ वलेरिया ठीक महसूस नहीं कर रही। बेहतर होगा कि किसी और दिन मिले। माँ, हमारे वलेरिया के दोस्तों के साथ योजनाएं हैं। माँ, हमें एक कपल के रूप में भी समय चाहिए। शुरुआत में मैंने समझा, वे अब भी शादीशुदा हैं। मैंने सोचा, ये सामान्य है, लेकिन वह किसी और दिन कभी नहीं आया। फोन कॉल भी बदल गई। पहले मेटेओ मुझे हर दिन फोन करता था, बस हालचाल पूछने के लिए। अब अगर मैं फोन नहीं करती तो कई दिन बीत जाते थे, बिना बात किए। और जब मैं फोन करती, तो बातें छोटी और ठंडी होती थीं। सब ठीक है माँ। हाँ, माँ, बस बिजी हूँ। बिजी किस में? क्या हम मिल सकते हैं? फिर बात करेंगे। मुझे फोन रखना है। क्लिक। एक शनिवार मेरी सहेली लेटिसिया ने मुझे खाने पर बुलाया। हम शहर के एक रेस्तरां गए और जब हम पकवानों का इंतजार कर रहे थे, उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। एलिसा, तुम और मेटेओ के बीच क्या चल रहा है? क्यों पूछ रही हो? मैंने उसे पिछले हफ्ते सुपरमार्केट में देखा था, वलेरिया और उसकी माँ के साथ। मैंने उनसे बात की, उन्हें नमस्ते कहा। मेटेओ ने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया, वलेरिया ने तुरंत विषय बदल दिया। मेरे गले में एक गांठ महसूस हुई। वे बहुत व्यस्त हैं शायद। नहीं एलिसा, ये कुछ और है। कुछ ठीक नहीं है। उसी रात मैंने ऐसा करने का फैसला किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। वलेरिया के सोशल मीडिया को ध्यान से देखना। वहां हाल की तस्वीरें थीं। मेरे अपने घर में एक पारिवारिक बैठक, दोस्तों के साथ एक रात, लिविंग रूम में फिल्म देखने का समय। मैं इनमें से किसी में भी नहीं थी। सच में मेरे अपने घर में, ऐसे आयोजनों में जो मेरे छत के नीचे हुए, और मैं एक भी तस्वीर में नहीं थी। मैंने और जांच की। मैंने एक पूरा एल्बम पाया जिसका शीर्षक था परिवार। वलेरिया मेटेओ के साथ, वलेरिया ग्रेसियला के साथ, वलेरिया उन चचेरे भाई बहनों के साथ जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, वलेरिया दोनों के दोस्तों के साथ। मेरी एक भी तस्वीर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अस्तित्व में ही नहीं थी। मैंने मेटेओ से आमने सामने बात करने का निर्णय लिया, बिना वलेरिया के। मैंने एक शाम झापोपान की एक हार्डवेयर दुकान के बाहर उसका इंतजार किया। जब वह बाहर आया और मुझे देखा रे, तो उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति खुशी की नहीं, बल्कि चिड़चिड़ेपन की थी। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। उसने एक लंबी सांस भरी। ठीक है, लेकिन जल्दी, क्योंकि मुझे वलेरिया को लेने जाना है। हम पास के एक कैफे में गए। मैंने 2 कॉफी मंगवाई जो हम दोनों ने नहीं छुई। मेटेओ, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें खो रही हूँ। मत शुरू करो माँ। मुझे खत्म करने दो कृपया। मेरी आवाज टूट गई। हम अब बात नहीं करते। हम मिलते नहीं हैं। और जब हम साथ होते हैं, मुझे लगता है जैसे तुम मीलों दूर हो। तुम इसे आसान नहीं बनाते। मैंने क्या किया? तुम लगातार वलेरिया को अपने कमेंट्स, अपनी नजरों और अपने बर्ताव से बुरा महसूस कराते हो। कौन से कमेंट्स? कौन सी बर्ताव? वह मुझे सब बताती है माँ। तुम उसे कैसे सुधारती हो? तुम उसकी हर चीज की आलोचना कैसे करती हो? तुम उसे कैसे महसूस कराती हो कि वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है? मैं चुप रह गई, क्योंकि इनमें से कोई भी सच नहीं था। मेटेओ, मैं कभी नहीं जानती कि तुम्हारे लिए यह कितना कठिन है। मैं जानती हूं कि सालों तक हम सिर्फ तुम और मैं थे, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूं। अब मेरी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और मुझे चाहिए कि तुम इसका सम्मान करो। तुम्हारी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां? मैंने दोहराया, जैसे शब्द मुझे चीर रहे हों। और मैं क्या हूं? यह नहीं था जो मैं कहना चाहती थी। तो तुम क्या कहना चाहती थी? उसने अपने बालों में हाथ फेरा, निराशा में। तुम कहना चाहती थी कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं, कि वलेरिया तुम्हारी प्राथमिकता है और मैं सिर्फ वही औरत हूं जो उसी घर में रहती है, बिलों का भुगतान करती है और कारोबार को चलाए रखती है, जबकि तुम लग्जरी पर खर्च कर रहे हो। तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। अतिशयोक्ति, मेटेओ। मैंने 1 मिलियन से अधिक रुपए के खर्च उठाए हैं जो मेरे नहीं हैं।
बीएमडब्ल्यू, कपड़े, यात्रा, रेस्तरां, गहने, सब कुछ मैं चुकाती हूँ, जबकि वलेरिया सोशल मीडिया पर एक ऐसी ज़िंदगी का दिखावा करती है, जो उसकी जेब से नहीं है। उसकी जॉज़ खड़ी हो गई। सब कुछ पैसे के बारे में नहीं है माँ। तुम सही हो। ये पैसे के बारे में नहीं है, ये सम्मान के बारे में है। ये उस चीज़ की कीमत समझने के बारे में है। मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मेरी विश्वसनीय कर्मचारी, रोसियो का संदेश। श्रीमती एलिसा, क्या आपने वलेरिया को कंपनी की गाड़ी खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी? मेरी रक्त धारा उबलने लगी। मैंने मेटियो को संदेश दिखाया। तुमने भी वाहनों तक पहुंच दी। वह मेरी पत्नी है। इसमें क्या गलत है? क्या वे तुम्हारे नहीं हैं कि तुम उन्हें बांट सको? मेटियो, ये कंपनी की चीजें हैं। तुम असंभव हो। वह टेबल से उठ गया। मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। जैसे तुमने जो कुछ भी अपनी मेहनत से बनाया है, उसकी रक्षा कर रहे हो। नियंत्रण करते हुए, दूसरों को दोषी महसूस कराते हुए। ये शब्द मेरे दिल को चीर गए। मुझे कभी नहीं जाना चाहिए। और वह चला गया। मैं उस खाली कैफे में बैठी रही, देखते हुए कि मेरी कॉफी ठंडी हो रही है, महसूस करते हुए कि जो कुछ मैंने बनाया था वह ढह रहा है। 2 हफ्ते बाद मैंने कुछ और बुरा पाया। डैनियला, मेरी भांजी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, वलेरिया की इंस्टाग्राम कहानियां, जो केवल करीबी दोस्तों के लिए दिखाई देती थीं। उनमें से एक में वो मेरे लिविंग रूम में थी, क्रेसियला और उसकी 2 दोस्तों के साथ, हाथ में वाइन के गिलास। टेक्स्ट था, जब तुम्हारी सास काम पर जाती है और अंततः तुम सांस ले सकती हो। टिप्पणियां और भी बुरी थीं। ओह दोस्त, तुम्हारी कितनी धैर्य है। उसे अपनी ही घर से निकाल दो। हंसी हंसी उसे एक आश्रय में भेज दो। उसने अपना समय पूरा कर लिया। और वलेरिया ने हर टिप्पणी पर हंसने वाले इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी। मैंने उस रात इतनी रोई कि लगा जैसे मैं निर्जलित हो जाऊंगी। लेकिन सबसे बुरा अब भी आना बाकी था। एक शाम मैं जल्दी घर आई। मैंने मिटेओ को एक महत्वपूर्ण बिक्री के बारे में बताने की सोच रही थी। मुझे लगा कि शायद हम फिर से जुड़ सकते हैं। जब मैं अंदर गई तो मैंने रसोई से आवाजें सुनी। वलेरिया वीडियो कॉल पर थी और स्पीकर ऑन था। मैं यहां और नहीं रह सकती। मैं तुम्हें शपथ लेती हूं, वह थकी हुई आवाज में कह रही थी। यह असहनीय है। हर समय निगरानी, हर समय टिप्पणी। और मिटेओ क्या कह रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई। मिटेओ वही करता है जो मैं उसे कहती हूँ। मैं उसे समझाने में लगभग सफल हो गई हूँ। कुछ महीनों में यह सब हमारा होगा। बस हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। और अगर वह तुम्हें वसीयत से बाहर रखती है तो वलेरिया हंस पड़ी। वह अपने इकलौते बेटे को बेकार नहीं छोड़ने वाली। और जब मेटेओ विरासत में पाएगा तो मैं भी। ऐसा ही होता है। मैं हॉल में ठिठक गई। उस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। हर विवरण, हर चालाकी, हर झूठी आंसू। उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। नहीं मेटेओ से। वह बस हमारी चीजों को पाना चाहती थी। चुपचाप पीछे हटकर मैं घर से बाहर निकल गई, अपनी कार में बैठ गई और घंटों तक बेकार घूमती रही। जब मैं अंततः लौट कर आई तो रात हो चुकी थी। वलेरिया और ग्रेसियला टीवी देख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुभ रात्रि एलिसा, वलेरिया ने उस परफेक्ट मुस्कान के साथ कहा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा था। मैं भी अभिनय कर सकती थी। और जब मैं अपने कमरे की ओर बढ़ी तो मेरे मन में एक विचार आकार लेने लगा। अगर वह खेल सकती है तो मैं भी खेलूंगी, लेकिन मेरे नियम बहुत अलग होंगे। नवंबर पुणे में असामान्य ठंड के साथ आया। मैं मुस्कुराती रही, दयालु बनी रही और वलेरिया के सामने उस भोली सास के रूप में पेश आती रही, जिसे वह समझती थी। लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। मैं अब उस महिला नहीं थी जो ध्यान के लिए तरस रही थी। मैं अब वह मां नहीं थी जो अपने बेटे को वापस पाने के लिए बेताब थी। मैं एक व्यवसायी थी जिसने अपने पति की मृत्यु, कर्ज, दुर्व्यवहार करने वाले आपूर्तिकर्ताओं और पुरुषों के वर्चस्व वाले बाजार में 30 सालों का सामना किया था। और अगर जीवन ने मुझे कुछ सिखाया है तो वह यह है कि कभी भी एक ऐसी महिला को कम नहीं आंकना चाहिए जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं हो। मैंने सब कुछ दस्तावेज करना शुरू किया।
हर अनुचित खर्च, हर कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग, हर क्रेडिट कार्ड, हर बिल, हर बैंक ट्रांसफर। मैंने अपने अकाउंटेंट रोहेजियो से कहा कि वह पिछले 3 वर्षों की एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करे, जो केवल मेरी नज़रों के लिए हो। जब उसने मुझे फ़ोल्डर सौंपा, तो मुझे बैठना पड़ा। 17,000 रुपए। यह वह सटीक राशि थी जो मैंने तब से खर्च की थी जब से वलेरिया हमारी ज़िंदगी में आई थी। शादी पर 8,50,000 रुपए। वह बीएमडब्ल्यू जिसे मेटेओ चलाता था, लेकिन वलेरिया उसे अपना समझती थी। मासिक भुगतान 3,20,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड 4,10,000 रुपए। कपड़े, रेस्टोरेंट, यात्रा, गहने, स्पा, ब्यूटी सैलून, बाकी। और मेटेओ को असली मात्रा का कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि वलेरिया उसके पैसे का प्रबंधन करती थी, उसकी स्टेटमेंट की जांच करती थी, हर पैसे पर नियंत्रण रखती थी। बेहतर तरीके से हमारे खर्चों का प्रबंधन करने के लिए, उसने कहा। कितना सुविधाजनक। एक रात जब मैं अपने दफ्तर में इन नंबरों की समीक्षा कर रही थी, मेरी बहन ओफेलिया ने मुझे फोन किया। एलिसा, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी हालिया स्थिति अजीब लग रही है। मैं ठीक हूं, मैंने झूठ बोला। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। क्या हो रहा है? और फिर महीनों में पहली बार मैं टूट गई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। चालाकी, अलगाव, मैंने जो बातचीत सुनी, वो नंबर जो मैंने अभी अभी खोजे थे। ओफेलिया कुछ देर चुप रही। तो तुम क्या करोगी? मुझे अभी नहीं पता, लेकिन कुछ तो बदलना होगा। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी, लेकिन सावधान रहना, बहन। वो औरत खतरनाक है, मुझे पता है। इसलिए मुझे उससे ज्यादा चालाक होना होगा। दिसंबर आया और उसके साथ त्योहारों का सामाजिक दबाव। वलेरिया ने क्रिसमस डिनर के बारे में कई हफ्तों पहले से बात करनी शुरू कर दी। इस साल हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, डोना एलिसा। पूरे परिवार को आमंत्रित करें, मेरी सहेलियों को भी। यह मेरे सोशल मीडिया के लिए एकदम सही होगा। बेशक, उसका सोशल मीडिया। बिल्कुल, मुझे ठीक लगता है, मैंने शांति से कहा। मैं सब कुछ संभालूंगी। उसकी हैरानी स्पष्ट थी। उसने प्रतिरोध की उम्मीद की थी। सच में? ठीक है, यह तुम्हारे लिए मेरा क्रिसमस का तोहफा होगा। अगले दिनों में मैंने योजना बनाने में समय बिताया। मैंने कैटरिंग सेवा हायर की, सजावट खरीदी, क्रिसमस की रोशनी, एक विशाल पेड़ जो लिविंग रूम की छत तक पहुंचा। मैंने उस डिनर पर 38,000 रुपए खर्च किए। वलेरिया ने सब कुछ बहुत ध्यान से देखा। ये फूल बहुत साधारण है, डोना एलिसा। तुम्हें सफेद गुलाब लगाने चाहिए। मेज बहुत पारंपरिक दिखती है। इसे एक आधुनिक सेंटरपीस की जरूरत है। तुम पेशेवर फोटोग्राफर नहीं रखोगी। मेरी सभी सहेलियां तस्वीरें चाहेंगी। मैं सब कुछ सुनती रही, मुस्कुराई, संतुष्ट की। ग्रेसियल्ला के भी विचार थे। हे एलिसा, वह मेजपोश बहुत पुराना है। क्या तुम्हारे पास कुछ और शानदार नहीं है? क्या तुम वही सूखा टर्की बनाओगी जो तुमने पिछले साल बनाया था? तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट से ऑन ऑर्डर करना चाहिए। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया। मैंने अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन डिनर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और था। तोहफा। मैंने मेटेओ को क्या देने पर बहुत सोचा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण करना था, कुछ जो उन सभी भावनाओं को व्यक्त करे जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती थी। एक शाम मैंने अपने कमरे की अलमारी खोली। वहां नीले मखमल में लिपटा मेरे दादा का घड़ी था। मैंने इसे रोबर्टो की मृत्यु के बाद से रखा था। इसे देखना बहुत दर्दनाक था, बहुत सारे यादें। मैंने इसे सावधानी से निकाला, एक मुलायम कपड़े से साफ किया। धातु की चमक रोशनी में चमक उठी। पीछे की तरफ अभी भी वह शिलालेख था जो मेरे परदादा ने 1952 में खुदवाया था। महत्व यह है कि जब सब हार मान ले, तब भी आप आगे बढ़ते रहें। गोल्ड की एक पुरानी हार। अंदर मेरे दादा ने एक छोटी सी तस्वीर चिपकाई थी। वह और मेरी दादी उस दिन की मुस्कान में, जब उन्होंने अपनी पहली दुकान खोली थी। युवा, आशाओं से भरे। मैंने घड़ी पर अपनी उंगली चलाई और आंसू बिना इजाजत गिर गए। ये घड़ी 4 पीढ़ियों की सच्ची मेहनत, सुबह की कड़ी मेहनत, बलिदान और गरिमा की गवाह थी। और अब मैं इसे 5वीं पीढ़ी, अपने बेटे को सौंपने जा रही थी। एक माफी, निरंतरता
और विश्वास के प्रतीक के रूप में कि मैं इसे फिर से पा सकती हूँ। मैंने अखरोट की एक नई लकड़ी की डिब्बी खरीदी, जिसमें पीतल की हिंग्स थीं। मैंने अंदर को लाल रेशमी कपड़े से ढकने के लिए कहा और एक पत्र लिखा। मेटेओ, यह घड़ी तुम्हारे परदादा एर्नेस्टो की थी, फिर तुम्हारे दादा की, फिर मेरी, और अब यह तुम्हारी है। इसकी सतह पर हर खरोंच एक कहानी बताती है, हर निशान एक काम का दिन है, हर सेकंड जो यह बताती है हमारे परिवार का एक धड़कन है। मैं तुम्हें इसे इसलिए दे रही हूं क्योंकि यह पैसे में मूल्यवान नहीं है। मैं तुम्हें यह इसलिए दे रही हूं क्योंकि तुम उनके द्वारा बनाई गई हर चीज का विस्तार हो। तुम मेरी गर्व हो, तुम मेरी विरासत हो, और कोई भी बात हो, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, हर समय मेरे प्यार के साथ। माँ। मैंने पत्र को मोड़कर घड़ी के साथ डिब्बी में रख दिया। 23 दिसंबर की रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिल में कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। एक आहट, एक पूर्वाभास। मैं सुबह 3 बजे उठी और चुपचाप घर में घूमने लगी। सब कुछ तैयार था। मेज सज गई थी, रोशनी जल रही थी, उपहार पेड़ के नीचे थे। मैं एक पारिवारिक फोटो के सामने रुकी, जो अब भी गलियारे में लटक रही थी। मैटेओ 12 साल का था। रोबर्टो ने मुझे कमर के चारों ओर गले लगाया। हम तीनों मुस्कुरा रहे थे। मुझे ताकत दो, मैंने फुसफुसाया, क्योंकि मुझे लगता है कि कल सब कुछ बदलने वाला है। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी सही थी। 24 की सुबह ठंडी और बादल छाए हुई आई। वलेरिया नाश्ते के लिए लाल रंग की फिटिंग ड्रेस में आई, हाई हील्स, परफेक्ट मेकअप। सुबह 9 बजे। आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, उसने पेड़ के सामने एक फोटो लेते हुए कहा। मुझे यह महसूस हुआ। ग्रेसियला उसके पीछे हंसते हुए आई, फोन पर कुछ देखकर। मेटेओ सबसे आखिरी में आया। वह थका हुआ और आंखों के नीचे काले घेरों वाला था। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग मेरे बेटे। मैंने उसे गले लगाने की चाह रखी। उसे टैंटास बातें बताने की इच्छा थी, लेकिन मैंने बस मुस्कुराया। क्या तुम आज रात के लिए तैयार हो? उसने हल्का सा सिर हिलाया, और जब मैंने उन्हें हंसते हुए देखा, मैं घड़ी वाली डिब्बी अपने हाथ में पकड़े हुए थी। मुझे नहीं पता था कि कुछ घंटों में यह धातु और यादों का टुकड़ा मेरी जिंदगी को पहले और बाद में बांटने वाला है। कि उस रात जो कुछ भी मैंने चुपचाप सहा था, वह फटने वाला था। कि मैं आखिरकार अपनी रक्षा करूंगी, और जब मैं ऐसा करूंगी तो कोई लौटने का रास्ता नहीं होगा। रात 7 बजे मेहमान आने लगे। मेरी बहन ओफेलिया पहली आई। उसने अपने पति रिकार्डो और मेरी भतीजियों डेनियला और कैमिला को लाया। उसने मुझे दरवाजे पर जोर से गले लगाया। क्या तुम इस पर यकीन कर रही हो? उसने मेरे कान में फुसफुसाया। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, मैंने जवाब दिया। मेरे चचेरे भाई, मेरी सहेलियां, परिवार के करीबी दोस्त, व्यापार के जानकार, सब आए। कुल मिलाकर 22 लोग हंसते और गले लगाते हुए मेरे घर में भर गए। वलेरिया अपने तत्व में थी, तस्वीरों के लिए पोज दे रही थी। उसने हर मेहमान को ऐसे गले लगाया जैसे वे जीवन भर के दोस्त हों। हालांकि कुछ को वह बस जानती थी। उसका फोन लगातार नोटिफिकेशन से बज रहा था। मैं सब कुछ लाइव डाल रही हूं, उसने एक दोस्त को कहा, जिसे उसने भी बुलाया था। मेरे फॉलोअर्स सजावट से पागल हो रहे हैं। ग्रेसियाला कमरे में वाइन का गिलास लिए घूम रही थी, हर चीज पर टिप्पणी कर रही थी। अरे, लेकिन यह कितना सुंदर है। हालांकि मैं लाइट्स कुछ और तरीके से लगाती। मैंने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और ड्रिंक्स सर्व किए। रात 8 बजे हम खाने के लिए बैठे। मेज खूबसूरत थी, मुझे मानना पड़ेगा। सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, चांदी के कटलरी, कांच के गिलास जो पेड़ की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे, और बीच में सुनहरा भुनी हुई बकरा। मेटेओ मेरी दाईं ओर बैठा, वलेरिया उसके पास, ग्रेसियला मेरे सामने, क्योंकि उसने उस स्थान पर दावा किया था। शुरू करने से पहले मैंने अपना गिलास उठाते हुए कहा, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ हैं। परिवार हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और हम इस रात इसे मनाते हैं। सभी ने एक साथ चीयर्स कहा। वलेरिया ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे वह मुझे आंक रही हो। खाना सामान्य रूप से चलता रहा। बातचीत, हंसी और पृष्ठभूमि में त्योहारों का संगीत।
लेकिन मैंने मुश्किल से एक कॉर्ड लिया। मेरा पेट बंद था। मेरी हाथों में पसीना आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। रात 9:30 बजे मिठाई के बाद वलेरिया ने चम्मच से अपने गिलास को टकराया। उपहारों का समय आ गया है, उसने उत्साह से घोषणा की। मैं शुरू करना चाहती हूँ। वह उठी और पेड़ के नीचे से कई सोने के रंग के पैकेट निकाले। यह आपके लिए है, एलिसा, उसने मुझे एक देते हुए कहा। मैंने खोला। यह एक एप्रन था, जिस पर लिखा था, दुनिया की सबसे बेहतरीन सास। हंसी थोड़ी असहज थी। ओफेलिया ने मुझे घूरा। धन्यवाद, मैंने उसे समेटते हुए कहा। वलेरिया ने और उपहार बांटे। मेटेओ के लिए एक इटालियन चमड़े की बटुआ, क्रिसियला के लिए एक महंगा परफ्यूम, अपनी सहेलियों के लिए ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। सब कुछ पैसे से खरीदा गया था, जो उसने नहीं कमाया था। फिर मेरा नंबर आया। मैंने सबके लिए उपहार खरीदे थे। कश्मीरी शॉल, रेशमी टाई, उच्च गुणवत्ता की शराब, सरल लेकिन सुंदर आभूषण। जब वलेरिया ने अपना उपहार खोला, एक 75,000 रुपए की कलाई की घड़ी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ठंडी थी। अरे, धन्यवाद, मुझे लगता है यह सुंदर है। उसने उसे पहना भी नहीं। ग्रेसियला ने अपनी 18,000 रुपए की शॉल खोली, उसे झलक देखा और बिना पैकिंग खोले उसे मेज पर छोड़ दिया। क्या सुंदर उपहार है, उसने बिना किसी भावना के बुदबुदाया। मेरे अंदर पहले गुस्से का एक तीखा एहसास हुआ, लेकिन मैंने उसे निगल लिया। आखिरकार मैंने एक विशेष नक्काशीदार लकड़ी का डिब्बा निकाला। कमरे में सन्नाटा छा गया जब मैंने उसे मेटेओ के सामने रखा। ये तुम्हारे लिए है, मेरे बेटे। उसने उसे सावधानी से लिया। उसके अंगूठे ने चिकनी लकड़ी पर फिर से चलकर कहा, माँ, ये डिब्बा बहुत सुंदर है, खोलो इसे। उसने धीरे धीरे खोला। पहले चिट्ठी निकाली। उसने चुपचाप पढ़ा। मैंने देखा कि उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसने घड़ी निकाली। माँ, उसकी आवाज टूट गई। यह दादा एर्नेस्टो की घड़ी है। यह उनकी थी, मेरे दादा की और मेरे पिता की। अब यह तुम्हारी है। मैंने उसे उसकी कहानी बताई। हर पीढ़ी जिसने इसे पहना, हर बलिदान जो इसका प्रतीक था, हर सुबह, हर कठिन फैसला। यह घड़ी तुम्हारे पिताजी को बड़ा होते हुए, तुम्हें जन्म लेते हुए देखी है। और मैं चाहती हूं कि तुम इसे पहनकर याद रखो कि तुम कहां से आए हो। ये याद रखो कि जो कुछ भी हमारे पास है, वह मेहनत और गरिमा से बना है। मैथियो ने घड़ी को दोनों हाथों में पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सबसे अच्छा उपहार है जो तुमने मुझे दिया है, माँ। वो मुझे गले लगाने के लिए खड़ा हुआ और तभी वलेरिया बोली, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? मेटेओ, अभी भी भावुक, ने उसे दे दिया। वलेरिया ने उसे लिया, उसे घुमाया और माथे पर शिकन लाते हुए कहा, यह एक रोलेक्स है या ओमेगा? नहीं, मैंने उत्तर दिया। ये 1982 का लॉन्गिन्स है। अब वे उस मॉडल को नहीं बनाते। और इसकी कीमत क्या है? उसका प्रश्न मेरे लिए एक थप्पड़ की तरह लगा। यह कीमत के बारे में नहीं है, वलेरिया। ये इस बारे में है कि यह बहुत पुराना है और हर जगह खरोंचे, खुमचे हैं। उसने इसे सबको दिखाने के लिए उठाया। मतलब, यह एक संग्रहालय के लिए अच्छा है, मुझे लगता है। लेकिन क्रिसमस के उपहार के रूप में? वातावरण में तनाव बढ़ गया। तुम क्या कह रही हो? मेटेओ ने धीरे से पूछा। वलेरिया ने असहज हंसी हंसते हुए कहा, मुझे गलत मत समझो प्रिया। मुझे पता है कि इसका भावनात्मक मूल्य है, लेकिन उसने मुझसे सीधे देखा। सच में, टोनालिसा, एक पुरानी और खुरदुरी घड़ी, क्या यही तुम दे सकती हो? वलेरिया, मेटेओ ने चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुकी। तुम्हारे पास 3 सफल हार्डवेयर स्टोर हैं। तुम्हारे पास मुझे कलाई की घड़ी देने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने एकल बेटे को तुम सस्ती चीज देती हो। सस्ती चीज। ये शब्द उसके मुंह से निकले और हवा में जहर की तरह तैरने लगे। मैंने महसूस किया कि मेज पर हर एक नजर हम पर गड़ी हुई थी। वह घड़ी, मैंने कांपती आवाज में कहा, किसी भी चीज से ज्यादा इतिहास रखती है जो तुम्हारे पास कभी रहा होगा। इतिहास से बिल नहीं चुकते, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। और फिर उसने ऐसा किया। एक तेज और लगभग नाटकीय मूवमेंट में उसने घड़ी को गिरा दिया। धातु और कांच का फर्श पर गिरने की आवाज एक गोली की तरह गूंजी। पूर्ण सन्नाटा। कोई सांस नहीं ले रहा था। मैंने फर्श पर घड़ी को देखा
कांच चूर-चूर हो गया। डायल नीचे था और मेरे भीतर कुछ बुझ गया। ग्रेसियला ने अगला शब्द कहा, ऊंची और मजाकिया हंसी में। अरे एलिसा, हमेशा इतनी कड़वी। क्या तुम कुछ अच्छा नहीं खरीद सकती थी? कुछ जो सच में तुम्हारे बेटे के लिए मूल्यवान हो? उसने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया, लेकिन उसकी आंखें संतोष से झिलमिलाई। ओफेलिया तुरंत खड़ी हो गई। बस करो, तुम लोग कौन हो? बैठ जाओ ओफेलिया। वलेरिया ने बीच में ही काटा। यह सीधे परिवार का मामला है, तुम उसमें मत पड़ो। मैंने मेटेओ को देखा। मेरा बेटा, मेरा एकल बेटा। वह फर्श पर घड़ी को देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं। मेटेओ, मैंने धीरे से कहा, कुछ कहो। उसने मेरी ओर देखा, फिर वलेरिया की ओर, मुंह खोला और कुछ नहीं कहा। 28 सेकंड। मैंने मानसिक रूप से गिनती की। अनिनिडिता सेकंड का सन्नाटा। जब उसकी पत्नी ने उसके परदादा की याद को नष्ट कर दिया और उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। मैंने एक ऐसी शांति के साथ कुर्सी से उठी जो मुझे नहीं पता थी कि मुझ में है। मैंने झुककर फर्श से घड़ी को सावधानी से उठाया, उसे अपनी रुमाल से साफ किया, अपनी ड्रेस की जेब में रखा, फिर अपना फोन निकाला और वहां 22 गवाहों के सामने मैंने वे कॉल की जो सब कुछ बदल देंगे। फिर से प्रयास करना। 775 शब्द। ब्लॉक 80। निर्णय और तात्कालिक कार्यान्वयन। न्याय की शुरुआत होती है। मेरे अंगूठे ने फोन अनलॉक करते समय नहीं कांपे। मेरी नसों में एड्रेनालिन जैसे आग की लहर दौड़ रही थी, लेकिन मेरा मन स्पष्ट था, कांच की तरह। पिछले 3 सालों में जितनी सजगता मैंने खोई थी, उससे अधिक सजग। मैंने पहला नंबर डायल किया। इंजीनियर सालाजार, बीएमडब्ल्यू एजेंसी के प्रबंधक, जहां मैंने गाड़ी खरीदी थी। दूसरे रिंग पर उठाया। इंजीनियर, शुभ संध्या। मैं एलिसा मोंटेरो हूं। टोना एलिसा, ये आश्चर्य की बात है। हैप्पी क्रिसमस। मुझे खेद है कि इन तारीखों में कॉल कर रही हूं, लेकिन मुझे एक वाहन की रिकवरी करनी है। BMW सीरीज 5, मॉडल 2023, प्लेट नंबर GDL789K। दूसरी ओर सन्नाटा। रिकवरी? क्या कोई समस्या है? स्वामित्व मेरा है और मैं चाहती हूँ कि इसे आज रात, अभी, अगर संभव हो, उठाया जाए। टोना एलिसा, यह क्रिसमस की रात है। मैं ट्रिपल टॉविंग फीस दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह वाहन मेरी संपत्ति से 1 घंटे के भीतर बाहर हो जाए। समझ गया, मैं तुरंत यूनिट भेजता हूँ। वलेरिया की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। रुको, तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरा नंबर डायल किया। रोजेलियो, मेरा अकाउंटेंट, ने क्रिसमस म्यूजिक के बैकग्राउंड में जवाब दिया। एलिसा, सब ठीक है? रोजेलियो, मुझे अभी सिस्टम में प्रवेश करने की जरूरत है। मेटेओ मोंटेरो को हटा दो। सभी व्यावसायिक खाते, सभी व्यापारिक कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस, अधिकृत हस्ताक्षर, सब कुछ। अब एलिसा, मैं अपने परिवार के साथ हूं। ये बहुत जरूरी है, कृपया। मैंने एक आह सुनी, फिर कदमों की आवाज सुनी जो शोर से दूर जा रही थी। मुझे 2 मिनट दो। धन्यवाद। मेटेओ आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। माँ, तुम क्या कर रही हो? यह एक अतिशयोक्ति है। मैंने उसे देखा और उस क्षण में मुझे अपना बेटा नहीं, एक अजनबी दिखाई दिया। अतिशयोक्ति? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे परदादा की घड़ी को फर्श पर गिरा दिया, तुम्हारे परदादा की, और तुमने कुछ नहीं कहा। मैं सदमे में थी, मुझे पता नहीं था। तुम्हारे पास 38 सेकंड थे, मेटेओ। मैंने गिनती की। 28 सेकंड अपने परिवार की यादों की रक्षा करने के लिए, अपनी माँ की रक्षा करने के लिए, और तुमने चुप रहना चुना। मैंने तीसरा नंबर डायल किया। टेलीफोन बैंकिंग। शुभ संध्या। मैं एलिसा मोंटेरो बोल रही हूँ। ग्राहक संख्या 47 ओडोटानोआ ननबी। शुभ संध्या, श्रीमती मोंटेरो। हम आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? मुझे अपनी खाते से 2 क्रेडिट कार्ड रोकने हैं। समाप्ति 4C156 और 8,000 द्विधाएं। रोकना या रद्द करना? मैंने वलेरिया की आंखों में सीधे देखा। रद्द करना? तुम ऐसा नहीं कर सकती। वलेरिया चिल्लाई, मेज से उठते हुए। मेटेओ, कुछ कहो, कुछ करो। समझ गया श्रीमती। कार्ड तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। क्या और कुछ? बस इतना ही। धन्यवाद। मैंने फोन काट दिया। डाइनिंग रूम में गहरी चुप्पी थी। बस
क्रिसमस संगीत की आवाज़ थी जो हॉल से आ रही थी, जो हाल में आए भूकंप से अनजान थी। मैं रॉड्रिगो के पास गई, मेरे वकील। मैंने उसे ख़ास तौर पर बुलाया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रॉड्रिगो, उसने सिर हिलाया, पूरी तरह से समझते हुए कि आगे क्या होने वाला है। कल सुबह 9 बजे मेरे कार्यालय में। मैं वहाँ रहूँगा। सही है? मुझे अपना वसीयतनामा अपडेट करने की ज़रूरत है। वलेरिया का चेहरा रंगहीन हो गया। उसका मेकअप भी उसकी गालों की पीलीपन को छिपा नहीं सका। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। क्या? मैंने उसकी ओर मुड़कर कहा। मैं यह तय नहीं कर सकती कि मेरे पैसे, मेरी संपत्ति, उन कंपनियों के साथ क्या करना है जो मैंने बनाई हैं। तुम एक बूढ़ी, कड़वी और चालाक औरत हो। उसने शब्दों को उगला। ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि तुम सहन नहीं कर सकती कि मेटेओ मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करता है। तुमसे प्यार करना? मैंने एक सूखी हंसी छोड़ी। वलेरिया, तुम मेटेओ से प्यार नहीं करती। तुमने कभी उसे प्यार नहीं किया। ये सच नहीं है। मैंने फिर से अपना फोन निकाला। मैंने अपनी वॉइस नोट्स में देखा। मैंने 3 हफ्ते पहले की रिकॉर्डिंग पाई। वह बातचीत जो मैंने घर जल्दी आने पर सुनी थी। मैंने प्ले दबाया। वलेरिया की आवाज डाइनिंग रूम में गूंजने लगी। मैं यहां और नहीं रह सकती। मैं तुम्हें शपथ लेती हूं। ये सहन करने योग्य नहीं है। हर समय निगरानी करना, हर समय उसके कमेंट्स। और मेटेओ क्या कहता है? मेटेओ वही करता है जो मैं उसे कहती हूँ। मैं उसे लगभग मना चुकी हूँ। कुछ महीनों में यह सब हमारा होगा। बस हमें थोड़ा और इंतजार करना है। और अगर वह तुम्हें वसीयत से बाहर कर दे। रिकॉर्डिंग में वलेरिया की हंसी सबसे बुरी थी। वह अपने एकमात्र बेटे को बिना कुछ नहीं छोड़ने वाली। और जब मेटेओ विरासत में लेगा तो मैं भी विरासत में लूंगी। ऐसा ही होता है। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी। उसके बाद की चुप्पी असहनीय थी। मेटेओ मेरी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वह एक सपने से जागा हो। जब उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। 3 हफ्ते पहले मैं जल्दी काम से लौटी थी। तुम हार्डवेयर की दुकान पर थे। तुम्हारी पत्नी किसी दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर थी। स्पीकर पर। वलेरिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। यह संदर्भ से बाहर है। मैं संदर्भ से बाहर थी। ओफेलिया ने उसे रोकते हुए कहा, जो अब और नहीं रुक सकी। कौन सा संदर्भ यह बताने के लिए उचित है कि तुम बस यही कह रही हो कि तुम मेरी बहन की मौत का इंतजार कर रही हो ताकि तुम सब कुछ ले सको। ग्रेसियला भी खड़ी हो गई। तुम लोग कुछ नहीं समझते। एलिसा के पास जितना पैसा है उसे उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। वह अपनी खुद की परिवार के साथ क्यों नहीं बांट सकती? क्योंकि वलेरिया मेरी परिवार नहीं है। मैंने दृढ़ता से कहा। वह एक अवसरवादी है जिसने एक मौका देखा और उसे लिया। मैंने वह फोल्डर निकाला जो मैंने तैयार किया था, जो मैंने कुछ दिन पहले अलमारी की दराज में रखा था। सही मौके का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे सबके सामने खोला। पिछले 3 वर्षों में मैंने पढ़ना शुरू किया है। मैंने ये 7-7 हजार रुपए के खर्चों को कवर किया है। यहाँ सब कुछ है। रेस्तरां, हर यात्रा, हर कपड़ा, हर गहना। BMW 320,000 रुपए की किस्तें। शादी 850,000। क्रेडिट कार्ड 410,000। मैंने पन्ने मेटेओ को दिए। ये तुम्हारी पत्नी ने खर्च किया है। ये वह है जो मैंने वहन किया है। जबकि वह सोशल मीडिया पर एक भव्य जीवन का दिखावा करती है जिसे वह वहन नहीं कर सकती। मेटेओ कागजात को कांपते हाथों से देख रहा था, पन्ने दर पन्ने। उसका चेहरा सदमे से अविश्वास और फिर क्रोध की ओर बढ़ रहा था। वलेरिया, क्या यह सच है? प्रिया, मैं इसे समझा सकती हूँ। यह सच है। उसने एक कदम पीछे हटकर अपनी मां की ओर देखा, फिर मेरी ओर। और फिर उसने वही किया जो वह जानती थी, रोना। तुम कभी मुझे नहीं कहती कि नहीं। जब भी मैं कुछ चाहती हूँ तुम उसे खरीदती हो। मैंने सोचा कि यह तुम्हारे साथ शादी करने का एक हिस्सा है। शादी का हिस्सा। मिटेओ ने कागजात गिरा दिया। यह 700,000 रुपए खर्च करना शादी का हिस्सा है। उसी क्षण दरवाजे की बेल बजी। यह क्रेन थी। वलेरिया खिड़की की ओर भागी। उसने देखा कि चालक कैसे उतरा, कैसे उसने दरवाजे पर पार्क की गई BMW की जांच की। नहीं, ये नहीं, वह गाड़ी नहीं। वह ऊंची एड़ी में सड़क की ओर दौड़ी।
चिल्लाते हुए। कुछ मेहमान खिड़कियों से झांकने लगे। अन्य लोगों ने असहज होकर दूसरी ओर देखने का फैसला किया। मैं अपने स्थान पर खड़ी रही, देखती रही। मैटेओ अपनी कुर्सी पर गिर गया, सिर को हाथों में छिपाते हुए। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया। आप सच में कौन है? और मैंने अपनी जेब में टूटी घड़ी के साथ जवाब दिया। मैं वह महिला हूं जिसने अपनी गरिमा को फिर से पाया है। बाहर वलेरिया चिल्ला रही थी जबकि क्रेन बीएमडब्ल्यू को उठाती थी। और मुझे पहली बार 3 साल में ऐसा महसूस हुआ कि मैं सांस ले सकती हूं। क्रेन ने बीएमडब्ल्यू को रात के 11:15 बजे ले लिया। वलेरिया फिर से घर में आई। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। वह सड़क पर दौड़ते समय एक हील तोड़ चुकी थी। उसका परफेक्ट मेकअप अब खराब हो चुका था। काजल बहे हुए और लिपस्टिक खराब हो गई थी। तुम एक दुष्ट महिला हो, उसने शब्द फेंके। एक बूढ़ी कड़वी जो अपने बेटे को खुश नहीं देख सकती। वलेरिया, बत करो, मेटेओ ने थकी हुई आवाज में कहा। बस करो। तुम चुप रहो, तुम कायर हो। तुम्हें मेरा बचाव करना चाहिए था। तुम्हें उसे उसकी जगह दिखानी चाहिए थी। किससे तुम्हारा बचाव करना है? सच से? उसने उसे तिरस्कार से देखा। तुम मम्मी के बच्चे हो, हमेशा से रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बदल सकती हूँ, लेकिन तुम हास्यास्पद हो। ये शब्द पत्थरों की तरह गिरे। मेटेओ धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी नजर में मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने 3 साल से नहीं देखा था। स्पष्टता। मुझे लगता है तुम्हें सोने जाना चाहिए। कल हम बात करेंगे। बात करने के लिए कुछ नहीं है। या तो तुम मेरा समर्थन करो या कुछ नहीं। वलेरिया, जाओ सोने। वह सीढ़ियों पर जोर से चलकर गई। क्रिसियला उसके पीछे थी, जबकि उसने अब शब्द फुसफुसाए जो मैं सुन नहीं सकी। मेहमानों ने विदाई लेना शुरू किया। अजीब गले मिलना, फुसफुसाए हुए समर्थन के शब्द। तुमने सही किया, मेरी सहेली लेटिसिया ने बाहर जाते हुए कहा। उस महिला को इसका हक था, और भी बहुत कुछ। मेरे चचेरे भाई फर्नांडो ने जोड़ा। ओफेलिया आखिरी में गई। क्या तुम चाहती हो कि मैं रहूं? नहीं, मुझे इसे अकेले समझने की जरूरत है। क्या तुम सुनिश्चित हो? मैंने सिर हिलाया। उसने मुझे मजबूती से गले लगाया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहन, और मुझे तुम पर गर्व है। जब सब चले गए, मैंने बर्तन उठाए, खाना रखा, मेज साफ की। मेटेओ चुपचाप मेरी मदद कर रहा था। हम नहीं बोले, बस एक साथ काम किया, जैसे हम बचपन में करते थे। सुबह 1 बजे अंततः हम रसोई में गर्म कॉफी के साथ बैठे। मुझे खेद है माँ। क्यों? सभी के लिए। क्या तुम्हें मुझसे नहीं देखने का अफसोस है? क्या मुझसे नहीं सुनने का? या तुम्हारे अपने घर में तुम्हारा अपमान सहने का? उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। मेटेओ, नहीं, मुझे बोलने दो कृपया। उसने गहरी सांस ली। मुझे पता था, अंदर ही अंदर मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना आसान था। तुम्हें दोष देना आसान था बजाय सच का सामना करने के। और सच क्या है कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसे मैं नहीं जानती, कि मैं उसकी सुंदरता, उस तरह से जो मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराता था, उसकी जिंदगी के सोशल मीडिया पर दिखाए गए झूठ पर अंधी हो गई। सोशल मीडिया असली जिंदगी नहीं है मेरे बेटे। मुझे पता है, अब मुझे पता है। उसने कॉफी का एक घूंट लिया। जब मैंने उन आंकड़ों को देखा, 17 लाख, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि हम सामान्य खर्च कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हम खर्च साझा कर रहे हैं। वह तुम्हें झूठ बता रही थी। वह मुझे नियंत्रित कर रही थी। सुधारना जरूरी था, और मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि पूछना आसान था। मैंने अपनी हाथ उसके ऊपर रखी। प्यार आसान नहीं होता मेटेओ। असली प्यार तुम्हें चुनौती देता है, तुम्हें बेहतर बनाता है, तुम्हें खाली नहीं करता। तब वह रोने लगा, जैसे मैंने उसे उसके पिता की मृत्यु के बाद नहीं देखा था। और मैं उसके साथ रोई। अगले दिन एक नियंत्रित अराजकता थी। 25 की सुबह वलेरिया नाश्ते के लिए आई जैसे कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रभात, उसने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। मैटेओ और मैं मेज पर बैठे थे। सुप्रभात, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने कॉफी ली, रेफ्रिजरेटर खोला, अपना हमेशा का आयातित ग्रीक दही निकाला, फिर अपना फोन निकाला, उबर बुक करने का प्रयास किया।
मेरे भुगतान का तरीका क्यों काम नहीं कर रहा? चुप्पी। मेटेओ, तुम्हारी कार्ड भी काम नहीं कर रही। अब कोई कार्ड नहीं है, वलेरिया। क्या? मेरी माँ ने उन्हें रद्द कर दिया। तुमने रात में नहीं सुना? मैंने देखा कि उसके चेहरे पर आतंक दौड़ रहा था। उसने अपनी बैंकिंग ऐप में प्रवेश किया, फिर से चेक किया। और मैं कैसे चलूंगी? सार्वजनिक परिवहन। मैंने कॉफी पीते हुए सुझाव दिया। इस शहर में करोड़ों लोगों की तरह? उसने मुझे घूरा। उस शाम वलेरिया अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई, या कम से कम उसने कोशिश की। उन्हें एक कार में उठाया गया। वे एंडरस के एक रेस्तरां गई, उन जगहों में से एक जहां छोटे छोटे व्यंजन और बेतुकी कीमतें होती हैं। लेकिन जब बिल आया तो उसका कार्ड अस्वीकृत हो गया। यह एक गलती होनी चाहिए, उसने घबरा कर कहा। इस दूसरे कार्ड के साथ कोशिश करो। यह भी अस्वीकृत हो गया। उसके एक दोस्त को एक तंग मुस्कान के साथ भुगतान करना पड़ा। और चिंता मत करो, ऐसा कहा जो इसके विपरीत था। डेनियला ने मुझे बाद में बताया। उसने ऐसा इसलिए जाना क्योंकि वलेरिया की दोस्त ने इंस्टाग्राम पर एक कहानी डाली जिसमें बिल की फोटो थी और लिखा था, जब तुम खाने के लिए आमंत्रित करते हो और तुम्हारी दोस्त अपना बटुआ भूल जाती है। उस दिन वलेरिया ने 200 फॉलोअर्स खो दिए। 26 दिसंबर को उसने खरीदारी करने की कोशिश की। उसने कुछ दिन पहले एक विशेष बुटीक में एक ड्रेस देखी थी। उसे उन्होंने रोक रखा था, 7,000 रुपए। जब वह उसे लेने गई तो उसके सभी कार्ड अस्वीकृत हो गए। मुझे खेद है मैडम, अगर आप आज भुगतान नहीं कर सकती तो हमें इसे बिक्री के फर्श पर वापस करना होगा। अपमान सार्वजनिक था। वहां अन्य ग्राहक थीं जिन्होंने उसे इंस्टाग्राम से पहचान लिया। फुसफुसाहटें तुरंत शुरू हो गई। उस रात वह घर में गुस्से में आई। यह वित्तीय उत्पीड़न है, मैं तुम्हें मुकदमा कर सकती हूँ। मुकदमा करो, मैंने बिना अपनी किताब से नजर उठाए जवाब दिया। तुम वकील को कैसे भुगतान करोगी? ये तो मुझे नहीं पता। मेटेओ अपने कमरे में था, उसने उसे बचाने के लिए नीचे नहीं आया। सलांतिस को ग्रेसियाला ने मध्यस्थता करने की कोशिश की। एलिसा, हम तर्क संगत बने। वे एक परिवार हैं, हम सभी गलतियां करते हैं। वलेरिया की उम्र कम है और वह इम्पल्सिव है, लेकिन मेटेओ के प्रति उसका प्यार गहरा है। वलेरिया को मेटेओ से जो चीजें मिलती हैं वह उन्हें चाहती है। लेकिन यहां एक फर्क है, तुम बहुत कड़ी हो और तुम लोग बहुत चालाक हो। ग्रेसियाला को यह सुनकर बुरा लगा। वह अपने कमरे में चढ़ गई, जैसे कोई बच्चा नखरे कर रहा हो। उस रात मैंने वलेरिया और उसकी मां के बीच बहस सुनी। मेरे घर की दीवारें मोटी हैं, लेकिन उनकी चीखें सब कुछ पार कर गईं। तुमने मुझसे वादा किया था कि यह सब ठीक हो जाएगा, और यह तब होगा जब तुम इतनी बेवकूफ नहीं बनोगी। मैंने कहा था कि उसे भड़काओ मत, वह अपनी हरकतों से मुझे भड़काती है। अब हम क्या करें? हमारे पास पैसे नहीं हैं। दिलचस्प, हमारे पास नहीं है। बहुवचन में। 28 तारीख को मैंने कुछ अनोखा देखा। वलेरिया ने अपने इंस्टाग्राम पर से तस्वीरें मिटाना शुरू किया। BMW की, महंगे रेस्टोरेंट्स की, बुटीक की। उसकी केयरफुली क्यूरेटेड एस्थेटिक अब टूटने लगी थी, और उसके फॉलोअर्स ने इसे नोटिस किया। अब और कोई लग्जीज नहीं। तुम्हारा कार का क्या हुआ? तुम हाल ही में अलग दिखती हो। हर टिप्पणी उसके इन्फ्लेटेड ईगो पर एक चोट थी। 29 तारीख को मेटेओ और मैं हार्डवेयर स्टोर्स पर गए। हमने तीनों ने इन्वेंट्री चेक की, अकाउंट्स देखे, कर्मचारियों से बात की। मेरी भरोसेमंद मैनेजर रोसियो मुझे एक ओर ले गई। मैडम एलिसा, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, और मुझे और भी खुशी है कि युवा मेटेओ सच में काम कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? पहले वह कम आता था, और जब आता था तो केवल आदेश देने के लिए आता था। मेटेओ ने दूर से सुना। मैंने देखा कि उसे कितना दुख हुआ। उस रात डिनर के दौरान उसने मुझसे पूछा, क्या मैं हार्डवेयर स्टोर में नए सिरे से शुरू कर सकता हूँ, जैसा कि मुझे पहले करना चाहिए था? मेरा दिल गर्व से भर गया। मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। ठीक उसी समय वलेरिया नीचे आई। क्या तुम पागल हो? तुम मालिक के बेटे हो? बिल्कुल, मिटेव ने कहा। मैं बेटा हूं, मालिक नहीं।
और मुझे इस स्थान को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। ये बेतुका है। तुम्हारी माँ तुम्हारे दिमाग में बात डाल रही है। मेरी माँ मुझे सच दिखा रही है। उसने एक हिस्टेरिकल हंसी छोड़ी। जानती हो क्या? जो चाहोगे करो। मैं जा रही हूँ। कहाँ? जहां भी हो, इस पागल घर से दूर। वह ऊपर गई, एक बैग पैक किया और ग्रेसियला उसके पीछे आई। क्या हम किसी होटल जा रहे हैं? किस पैसे से? मैंने पूछा। वह रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया जब उसे याद आया कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने अपना फोन निकाला, किसी को कॉल किया। रुको, लुपिता, मैं वलेरिया। क्या तुम मुझे कुछ रातों के लिए होटल के लिए उधार दे सकती हो? हेलो, लुपिता। फोन कट गया। उसने दूसरे संपर्क पर कोशिश की, और फिर एक और एक और। कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अंततः शर्मिंदगी में वह फिर से सीढ़ियां चढ़ गई और मैं जान गई कि उसकी गिरी हुई स्थिति अभी शुरू हुई थी। जनवरी ने सूखी ठंडी हवाएं लेकर आईं जो त्वचा को काटती थीं। वलेरिया और ग्रेसियला मेरे घर में थीं, न कि अपनी इच्छा से, बल्कि क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हमारे बीच का सन्नाटा भारी था। हम अलग अलग समय पर खाते थे। वे दिन के अधिकांश समय अपने कमरे में बंद रहती थीं। मैं अपनी दिनचर्या जारी रखती थी, जैसे कि वे अस्तित्व में नहीं थी, और यह काम कर रहा था। मिटेओ ने tlakwipak के हार्डवेयर स्टोर में काम करना शुरू कर दिया, जो सबसे पुराना और सबसे छोटा था, जहां मेरे दादा ने सब कुछ शुरू किया था। मैं वहीं से सीखना चाहता हूं जहां तुमने सीखा, मां, उसने मुझसे कहा। मैंने उसे बॉक्स उठाने, ग्राहकों की सेवा करने, गोदाम की सफाई करने और इन्वेंट्री करने के लिए लगाया। वह हर दिन सुबह 6 बजे निकलता और रात 7 बजे थका हुआ, गंदे हाथों और धूल और पेंट से सने कपड़ों के साथ लौटता। वलेरिया उसे आते हुए देखती और नाक सिकोड़ती। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने इसे स्वीकार किया। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। मैंने खुद को ऊंचा उठाया। वह जवाब देता था बाथरूम जाने से पहले। जनवरी के मध्य में एक शाम वलेरिया एक प्रस्ताव लेकर आई। मुझे तुमसे बात करनी है, एलिसा। यह पहली बार था जब उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया, बिना मैडम के। दिलचस्प? कहो। देखो, मुझे पता है कि चीजें गलत हुई और मैं मानती हूं कि मैंने गलती की। मैंने एक भौं उठाई। वलेरिया एक गलती मान रही है, लेकिन हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। यह टिकाऊ नहीं है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि हम एक समझौता करें। किस तरह का समझौता? तुम मुझे एक मासिक वेतन दो, ज्यादा नहीं। मान लो 30,000 रुपए, और मैं वादा करती हूं कि अनावश्यक चीजों पर खर्च नहीं करूंगी। मैं अधिक जिम्मेदार बनूंगी। मैंने उसे गहराई से देखा, और मुझे उस समझौते से क्या मिलेगा? शांति, एक एकजुट परिवार, और मैं बेहतर बहू बनने की कोशिश करूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, न तो मित्रता से, न ही दया से। वलेरिया, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारी समस्या पैसे से हल होगी? सब कुछ पैसे से हल होता है। यही तुम्हारी गलती है। पैसे से चरित्र नहीं खरीदा जा सकता, न ही विनम्रता, न ही सच्चा प्यार। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। वह वहां खड़ी होकर मेरे शब्दों को समझने लगी। और मुझे बिना कुछ के जीना है, जैसे कोई भिखारी? तुम्हें सामान्य लोगों की तरह जीना होगा, काम करके, अपने पैसे कमाकर। मैं काम कर रही हूं। मेरा इंस्टाग्राम है। जब तुम्हारे फॉलोअर्स खरीदे गए थे और तुम्हारी स्पॉन्सरशिप झूठी है, तो इंस्टाग्राम कोई काम नहीं है। उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैंने 3 साल पहले इसकी जांच की थी, और सब कुछ झूठ था, जैसे तुम। वह रसोई से बाहर निकलकर गुस्से में चली गई। 2 दिन बाद मैंने वलेरिया को लिविंग रूम में रोते हुए पाया। ये कोई मैनिपुलेटरी आंसू नहीं थे, ये असली आंसू थे। सब खत्म हो गया, उसने अपने फोन को देखते हुए कहा। क्या? सब खत्म हो गया। सोशल मीडिया पर सबने मेरी कैंसिल कर दिया। किसी ने उस वीडियो को डाल दिया जब मेरे कार्ड रेस्टोरेंट में अस्वीकृत हो गए थे। एक और बुटीक का। किसी और ने क्रिसमस पर BMW को ले जाने वाली क्रेन के बारे में बात की। उसने मुझे अपना फोन दिखाया। टिप्पणियां निर्दय थीं। धोखा, अपने सपनों और अपनी पहचान को। वलेरिया अपने ससुराल वालों के पैसे पर निर्भर थी।
एक नकली इन्फ्लुएंसर। कितनी हास्यास्पद। मैंने 2 हलाल 1000 फॉलोअर्स खो दिए हैं। फिर से ब्रांड मुझसे किनारा कर रहे हैं। कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। और क्या ये तुम्हें इस बात से ज्यादा दुख देता है कि तुमने उन लोगों को चोट पहुंचाई जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोले? उसने लाल आंखों से मेरी ओर देखा। क्या तुम नहीं समझती? ये मेरी जिंदगी थी, मेरी पहचान। मैं बिना इसके कौन हूं? यही सवाल तुम्हें 3 साल पहले खुद से पूछना चाहिए था। मैं उसके पास बैठ गया, न तो बहुत करीब, न ही बहुत दूर। वलेरिया, क्या तुम जानती हो तुम और मैं में क्या फर्क है? तुम अमीर हो और मैं नहीं। नहीं, फर्क ये है कि मैंने कुछ असली बनाया, कुछ अपने हाथों से, जो लाइक्स और फॉलोअर्स से परे जीवित रहता है। मैंने भी कुछ बनाया। तुमने एक भ्रांति को बनाया है, और भ्रांतियां हमेशा टूट जाती हैं। उसने गुस्से में अपने आंसू पोंछे। और अब क्या? क्या तुम मुझे बाहर निकालने वाली हो? नहीं, तुम जितना चाहो रह सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? कि तुम असली नौकरी ढूंढो और इस घर के खर्च में अपनी हिस्सेदारी देना शुरू करो। नौकरी? मैं? किस में? जो भी मिले। वेट्रेस, सेल्स पर्सन, रिसेप्शनिस्ट, जो भी मिल सके। बस यही। ये तो ह्यूमिलिएटिंग है ना? असली अपमान तो 3 साल तक दूसरों की मेहनत पर जीना है, ये दिखाते हुए कि तुमने इसे खुद कमाया। वह सोफे से उठी और सीढ़ियां चढ़ गई, लेकिन उसके शरीर की मुद्रा में कुछ बदल गया था। कुछ छोटा, लगभग अदृश्य। 1 सप्ताह बाद वलेरिया ने एक शॉपिंग मॉल में कपड़ों की दुकान पर नौकरी पाली। महीने का वेतन 8,000 रुपए। पहले दिन घर आई, पैरों में सूजन, गर्व को ठेस और एक ऐसा भाव जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। विनम्रता। यह भयानक था। उसने मैटेओ को रात के खाने के दौरान कहा, लोग अशिष्ट हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, और मैनेजर मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं बेवकूफ हूं। असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उसने चावल परोसते हुए कहा, तुम मुझे सांत्वना नहीं देने वाली क्यों? मेरी माँ ने यह 30 साल तक किया। मैं इसे अब कर रही हूं। ये जिंदगी का हिस्सा है। वलेरिया ने मुझे देखा, उम्मीद कर रही थी कि मैं कुछ कहूं, उसकी रक्षा करूं, उस पर दया करूं। मैंने ऐसा नहीं किया। फरवरी में गहरे बदलाव आए। क्रिसियला ने कहा कि वह मोंटेरे लौटेगी। उसकी पेंशन आ गई थी और उसने किराए के लिए एक सस्ता कमरा ढूंढ लिया था। मैं इस तनाव को और नहीं सहन कर सकती, उसने मुझे उस दिन कहा जब वह गई। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जानो कि तुमने मेरी बेटी का विवाह बर्बाद कर दिया। मैंने कुछ नहीं बर्बाद किया। मैंने केवल एक झूठ को सहारा देना बंद कर दिया। वह बिना अलविदा कहे चली गई। वलेरिया और भी अकेली, चुप और उपस्थित हो गई। उसने ऐसी चीजें करना शुरू कर दी जो उसने कभी नहीं की थी। अपने बर्तन धोना, अपना कमरा साफ करना, अपने पैसों से अपनी चीजें खरीदना। एक शाम मैंने उसे रसोई में पकाने की कोशिश करते हुए पाया। क्या कर रही हो? पास्ता? ठीक है, कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि यह ठीक बना या नहीं। मैंने एक और चखा। ये थोड़ा बेस्वाद था, लेकिन खाने योग्य था। यह तुम्हारी पहली बार के लिए ठीक है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान जैसी छवि उभरी। मेरी माँ ने मुझे कभी खाना बनाना नहीं सिखाया। हम हमेशा खाना मंगवाते थे या बाहर खाते थे। सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। ये मेरे द्वारा महीनों में कहे गए पहले अच्छे शब्द थे। मार्च ने वह बातचीत लाई जिसे हम सभी टाल रहे थे। मिटेओ और वलेरिया घंटों तक अकेले बात करते रहे। जब वे कमरे से बाहर आए, उनकी आंखों में आंसू थे। माँ, मिटेओ ने कहा, वलेरिया और मैंने अलग होने का निर्णय लिया है। मुझे कोई वजह नहीं महसूस हुई, बल्कि राहत मिली। क्या तुम लोग निश्चित हो? हाँ, वलेरिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज अलग थी, अधिक परिपक्व। मैंने मेटेओ से गलत कारणों से शादी की, और वह किसी ऐसे व्यक्ति का हकदार है जो उसे उसके लिए प्यार करे, न कि उसके पास जो है उसके लिए। और तुम क्या करोगी? मैं अपने सहकर्मी के साथ रहने जा रही हूँ। हम खर्च साझा करेंगे और मैं उस असली इंसान को फिर से बनाने जा रही हूँ जो मैं शुरुआत से होनी चाहिए थी। 2 सप्ताह बाद वलेरिया ने घर छोड़ दिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई चीखें नहीं, केवल अनकही माफी के शब्द और अजीब गले मिलना।
जब उसका उबर दूर चला गया, मेटेओ और मैं बरामदे में खड़े थे। तुम कैसा महसूस कर रहे हो बेटे? आजाद? दुखी, लेकिन आजाद। यह अच्छा है। हाँ, शुरुआत में आजादी हमेशा दुख देती है, लेकिन बाद में यह सबसे अच्छी चीज है जो हमारे साथ हो सकती है। 6 महीने गुजर गए। मेटेओ अभी भी हार्डवेयर स्टोर में काम कर रहा था। अब वह तलाकवे पार्क के स्टोर का मैनेजर था। उसने कर्मचारियों का सम्मान, ग्राहकों का सम्मान और आत्मसम्मान अर्जित किया था। मैंने यात्रा करना शुरू किया, ओफेलिया और अपनी सहेलियों के साथ ओवाक्साका, सैन मिगुएल डी अलेंदे, उन जगहों पर जिन्हें मैं हमेशा जानना चाहती थी, लेकिन कभी समय नहीं मिला। और 1 सितंबर की शाम मिटेओ मेरे घर आया, हाथ में कुचली। ये घड़ी है, मैंने इसे मरम्मत के लिए भेजा माँ। नया कांच, पूरी सफाई, यहाँ तक कि मशीन की भी सर्विस की गई। मैंने खोला, ये पूरी तरह से काम कर रही थी। चुप्पी में टिकटॉक की आवाज गूंज रही थी। मैंने इसे हर दिन पहना है, उसने कांपती आवाज में कहा। याद रखने के लिए, कभी ना भूलने के लिए कि मैंने क्या खोया जब मैंने अपने पास की चीजों की कदर करना बंद कर दिया। मेरे चेहरे से आंसू बहने लगे। क्या मैं इसे रख सकती हूँ? क्या यह मेरा हो सकता है? यह पहले से ही तुम्हारा है बेटा, हमेशा से तुम्हारा ही था। हमने गले लगाया और उस गले में 3 साल का दर्द ठीक हो गया। 1 अक्टूबर के रविवार को मेटेओ और मैंने अपनी परंपरा को फिर से शुरू किया। घर पर नाश्ता, अंडे रांचरोस, डॉन चेमा की बेकरी से मीठा ब्रेड और मेरी दादी के तरीके से बनाया गया काढ़ा। क्या तुम जानते हो कि इसमें सबसे ज्यादा विडंबना क्या है? उसने एक कोंच पर मक्खन लगाते हुए कहा। वलेरिया ने अनजाने में मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया। क्या? यह कि सच्चा प्यार तुमसे नहीं कहता कि तुम अपने सपनों और अपनी पहचान को छोड़ दो। कौन हो तुम? यह तुम्हें खुद का बेहतर रूप बनने में मदद करता है। मैंने मुस्कुराया। ये एक महंगी सीख है मेरे बेटे, 700,000 रुपए की महंगी। वह हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो मैंने उसकी शादी से पहले नहीं सुनी थी, लेकिन यह हर पैसे के लायक था, क्योंकि इसने मुझे घर वापस लाया, खुद की ओर। उस शाम जब हम अपने ऑफिस में हार्डवेयर की किताबें देख रहे थे, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये डेनियला का संदेश था। चाची, देखो, ये वलेरिया के इंस्टाग्राम प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट था। अब यह एक लग्जरी इन्फ्लुएंसर अकाउंट नहीं था, बल्कि इसका नाम था वलेरिया का पुनर्निर्माण। प्रोफाइल पिक्चर में वह बिना मेकअप के, बालों को बंधे हुए, शर्मीली लेकिन असली मुस्कान के साथ थी। और उसकी अंतिम पोस्ट में लिखा था, 1 साल पहले मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा विवाह, मेरी झूठी पहचान। यह मेरे लिए सबसे अच्छा था। आज मैं रिटेल में काम कर रही हूँ, कम कमाती हूँ, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ और पहली बार अपनी जिंदगी में शांत नींद सोती हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा है। मैंने खुद इसे कमाया है और कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। उन सभी के लिए जो मुझे झूठी चमक की तलाश में फॉलो कर रहे हैं, ये वह जगह नहीं है। लेकिन अगर आप ईमानदारी और असली विकास की तलाश में हैं, तो आपका स्वागत है। हम साथ में सीख रहे हैं। इसे 3,000 लाइक्स मिले थे और टिप्पणियां आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक थीं। मुझे यह देखने की आवश्यकता थी। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद, वास्तव में प्रेरणादायक। मैंने मिटियो को फोन दिखाया। उसने चुपचाप पढ़ा, फिर सिर हिलाया। मुझे उसके लिए खुशी है, सच में। क्या तुम उसे याद करते हो? मुझे उस चीज की याद आती है जो मैंने सोची थी, लेकिन झूठ की याद नहीं आती। उसने लेखा जोखा की किताब बंद की और सीधे मेरी ओर देखा। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बताओ। मुझे सबके लिए माफ करना, तुम्हें ऐसा महसूस कराने के लिए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें अपमानित होने देने के लिए, एक कल्पना को वास्तविकता पर चुनने के लिए। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरे बेटे, उस दिन जब तुमने वह घड़ी जमीन से उठाई और उसे ठीक करने का फैसला किया। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम इसे मेरे होंठों से सुनो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, और अगर मैं समय को वापस ला सकता, हम समय को वापस नहीं ला सकते। हम सिर्फ इसे मान सकते हैं और आगे बेहतर कर सकते हैं।
तब उसने मुक्ति के आंसू बहाए, चिकित्सा के आंसू, और मैं भी उसके साथ रोई। इस बार दर्द के नहीं, बल्कि आशा के आंसू। नवंबर ने एक अप्रत्याशित आश्चर्य लाया। रोसियो ने मुझे एक मंगलवार की शाम को फोन किया। डोंजा एलिसा, यहाँ कोई आपसे मिलने आया है? कौन कहता है कि वह वलेरिया है? मेरा दिल धड़क उठा। जब मैं झापोपान की हार्डवेयर दुकान पर पहुंची, तो मैंने उसे रिसेप्शन में इंतजार करते हुए पाया। वह अलग दिख रही थी, बिना ज्यादा मेकअप के, साधारण कपड़ों में, जीन्स और सफेद ब्लाउज में, आरामदायक जूतों में। लेकिन सबसे अलग उसकी अभिव्यक्ति थी। अब उसमें घमंड नहीं था, सिर्फ घबराहट थी। एलिसा, मुझे यहां आने के लिए धन्यवाद। तुम्हें क्या चाहिए? उसने गहरी सांस ली। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मुझे पता है कि मुझे इसका हक नहीं है। मुझे पता है कि मेरे शब्द इस बात को नहीं मिटा सकते कि मैंने क्या किया। लेकिन मुझे इसे तुम्हारे सामने कहना था। मैंने चुपचाप इंतजार किया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें ऐसा समझा जैसे तुम एक चलती फिरती बैंक हो, जैसे तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य मेरी काल्पनिक जिंदगी को वित्त पोषित करना हो। और सबसे बुरा यह है कि मैंने मेटेओ को यह विश्वास दिलाया कि तुम ही समस्या हो, जबकि हमेशा मैं ही थी। उसकी आवाज टूट गई। मैंने तुम्हारे दादा की घड़ी को फेंक दिया। मैंने कुछ अनमोल नष्ट किया, और मैं इसे तुम्हें वापस नहीं दे सकती। मैं उस पल को ठीक नहीं कर सकती। मेटेओ ने इसे ठीक किया। घड़ी अब बिल्कुल सही चल रही है। उसने आंसू अपने गाल पर गिरने दिया। मुझे खुशी है, लेकिन मैं जानती हूं कि कुछ चीजें ठीक नहीं की जा सकती। तुम यहां क्यों आई हो वलेरिया? तुम वास्तव में क्या चाहती हो? कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं चाहती। सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखना चाहती थी, और कहती थी कि तुम सब कुछ सही कहती थी। और अगर मैं समय को वापस ला सकती, तो मैं सब कुछ अलग करती। हम हार्डवेयर की दुकान के बीच में खड़े थे, जिसे मेरे दादा ने अपने हाथों से बनाया था। तुम्हें पता है, इन महीनों में मैंने क्या सीखा? उसने कहा कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। कि गरिमा उन चीजों से नहीं आती जो तुम्हारे पास हैं, बल्कि यह इस बात से आती है कि तुम कौन हो। और सच्चा प्यार वह नहीं है जो तुम किसी से ले सकते हो, बल्कि वह है जो तुम बिना किसी अपेक्षा के देने के लिए तैयार हो। ये महत्वपूर्ण सबक है। मैंने ये तुमसे सीखे, तुम्हें देखकर। हालांकि मैं कभी तुम्हें देखना नहीं चाहती थी। उसने एक गहरी सांस ली। मैं उम्मीद नहीं करती कि तुम मुझे माफ करो। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम जानो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारा उदाहरण ने मेरी जिंदगी बचाई। क्योंकि मैं अंदर से मर रही थी किसी और का दिखावा करके। मैंने सच में उसे पहली बार बिना किसी पूर्वाग्रह या दर्द के देखा। और मैंने एक युवा महिला को देखा जिसने भयानक गलतियां की थीं, लेकिन वह अपने साथ शांति बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, वलेरिया। उसकी आंखें आश्चर्य से खुल गईं। सच में, सच में। क्योंकि द्वेष रखना केवल मुझे नुकसान पहुंचाता है, और मैंने इस स्थिति में काफी ऊर्जा बर्बाद की है। धन्यवाद। धन्यवाद, एलिसा। उसने जाने के लिए मुड़ते ही रुक गई। एक आखिरी बात, मिटेओ एक अच्छा आदमी है, और जब वह किसी को पाएगा जो वास्तव में उसके योग्य होगा, तो वह बहुत खुश होगा। मैं कभी वह व्यक्ति नहीं थी, लेकिन मैं अपने लिए बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। वह हार्डवेयर की दुकान से बाहर गई। मैंने उसे सड़क पर दूर जाते हुए देखा, हल्का और असली। और मुझे भी हल्का महसूस हुआ। दिसंबर फिर से आया, 1 साल बाद, उस क्रिसमस के बाद जो सब कुछ बदल दिया। इस बार मैंने एक छोटे से डिनर की योजना बनाई, केवल ओफेलिया, उसके परिवार और मिटेओ के लिए। जब हम मेज पर बैठे, मैंने अपना गिलास उठाया। मैं एक टोस्ट करना चाहती हूँ, मैंने कहा, दूसरी अवसरों के लिए, फिर से प्राप्त गरिमा के लिए, और सीखने के लिए कि सबसे महत्वपूर्ण प्रेम आत्म प्रेम है। सभी ने कहा, चीयर्स। मिटेओ ने अपनी जेब से कुछ निकाला, पुरानी सोने की चेन। माँ, मैं तुम्हें यह लौटाना चाहता हूँ। यह तुम्हारा क्यों? मुझे पता है,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो, जब तक मेरे बच्चे ना हों, ताकि मैं इसे किसी को दे सकूँ। वो आदमी बनकर जो मेरे परदादा चाहते थे कि मैं बनूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ। मेरे दिल में एक खसुशी का अनुभव हुआ। क्या तुम वाक़ई यकीन कर रहे हो? बिल्कुल। और जब समय आएगा, मैं इसे उसी पत्र के साथ दूँगा जो तुमने मुझे लिखा था। क्योंकि वे शब्द, वही शब्द, मुझे बचाने वाले थे। मैंने चेन को अपने हाथों में लिया। उसका हल्का-सा वज़न, 4 पीढ़ियों की गूंज थी। जल्दी ही 5वीं। उस रात, जब सब चले गए, मैं अपनी बालकनी पर बैठा, एक कप गर्म चाय के साथ। दिवाली की रोशनी धीरे-धीरे चमक रही थी। शहर उस खास लय में सांस ले रहा था जो केवल दिवाली का होता है। मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा। दर्द, धोखा, अपमान, लेकिन साथ ही उस शक्ति के बारे में जो मैंने तब पाई जब मुझे लगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो गरिमा जो मैंने सीमाएं तय करके पाई। वो शांति जो मैंने तब महसूस की जब मैंने उन लोगों के प्यार का पीछा करना बंद कर दिया, जिन्होंने उसे महत्व नहीं दिया। मैंने चेन को अपनी जेब से निकाला, खोला। मेरे दादा दादी की तस्वीर मुझ पर मुस्कुरा रही थी। मैंने किया, मैंने फुसफुसाया, मैं जीवित रहा, और उससे भी बढ़कर मैंने खिल उठी। क्योंकि यही सच मैंने अनुभव से सीखा है। तुम सब कुछ प्रेम के लिए दे सकते हो, तुम बलिदान कर सकते हो, तुम थकावट तक उदार हो सकते हो, लेकिन कभी भी अपनी गरिमा को नहीं खोने देना चाहिए। क्योंकि असली संपत्ति उस चीज में नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि उस चीज में है जो तुम अपने से नहीं छीनने देते। और मैंने सबसे मूल्यवान चीज वापस पा ली, मेरा आत्मसम्मान। मैंने चेन बंद की, उसका हल्का सा खनक सुनाई दिया रात की खामोशी में, और मैं मुस्कुराया, क्योंकि आखिरकार इतने समय बाद मैं शांति में था। और तुम जो मुझे सुन रहे हो, क्या तुम्हें कभी सीमाएं तय करनी पड़ी जब सभी तुमसे उम्मीद कर रहे थे कि तुम सब कुछ देते रहो? क्या तुम्हें उस प्रेम के मुकाबले अपनी गरिमा चुननी पड़ी जो तुम्हारी कद्र नहीं करता था? अपने जवाब मुझे कमेंट में बताओ, अपनी कहानी सुनाओ, और बताओ कि तुम किस देश से सुन रहे हो। क्योंकि ये कहानियां केवल मेरी नहीं है, ये हमारी है। और इन्हें साझा करके हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम जितने मजबूत हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। और कभी भी वो चीज वापस पाने के लिए देर नहीं होती जो हमारी है। यदि यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करो, इसे उस किसी के साथ साझा करो जिसे इसे सुनने की जरूरत है, और ज्यादा वास्तविक जीवन की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। क्योंकि जब तक महिलाएं गिरकर उठने को तैयार हैं, आशा हमेशा बनी रहेगी, अगली कहानी तक। और याद रखो, तुम्हारी गरिमा कभी भी बातचीत का विषय नहीं होनी चाहिए।